बर्ट केनेडी की द ट्रेन रोबर्स एक बहुत ही रोचक वेस्टर्न है। जितना आप इसके बारे में सोचते हैं, यह उतना ही रोचक होता जाता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या कभी कोई ऐसा वेस्टर्न रहा है जो दृश्य के रूप से इतना अव्यवस्थित ना हो। अधिकांश क्रियाकलाप डुरंगो मेक्सिको के आसपास ऊंचे रेगिस्तान में होते हैं, और कैनेडी स्वच्छ नीले आसमान, नक्शीदारी सफ़ेद रेत के टीलों और परिदृश्य के खिलाफ व्यवस्थित मानव आकृतियों के लिए इतने स्वादिष्ट रचनाओं में जाते हैं कि हमें सुमराई नाटकों की याद आ जाती है। अरे चलो, अब तक आप शायद सोच रहे होंगे कि दृश्य रचनाओं के बारे में यह सब बकवास क्या है। ये जॉन वॉन की वेस्टर्न है, यह अच्छी है या नहीं? खैर हाँ, यह काफ़ी अच्छी, एक शांत काम चलाऊ तरीके से। हालांकि अंत में एक अतरंग मोड़ है जो अनावश्यक रूप से आगे बढ़ो। वे रात में आगे बढ़ते हैं और यह खुशी की वेन बच्चों को खतरे में नहीं डालना चाहता, और चूंकि यह दृश्य जॉन वेन निभा रहा है, इसलिए हम कभी यह महसूस नहीं रुकते कि ऐसा दृश्य और ऐसे संवाद किसी अन्य संदर्भ में हास्यास्पद रूप से संभव होगा। अगर स्टीव मैकलिन या पालू न्यूमैन या रॉबर्ट मेचम स्वाद करने की कोशिश करते हैं तो दर्शकों चिल्ला उठते हैं। केवल वे ही पश्चिमी फिल्मों में नैतिकता को विश्वसनीय बना सकते हैं। नई पश्चिमी फिल्म सैम पेकिनपहा, सर्जियो लियोन व उनके अनुकरणकर्ताओं द्वारा फिल्माई गई पश्चिम अराजकता पर पीड़न और नियमित रक्तपान का स्थान है। ऐसे लोग होना ही चाहिए। वैन के अलावा कोई भी अभिनेता नहीं बचा जो सभी पश्चिमी नायक होने का दिखावा कर सके। क्या मैं यह सब बनना रहा हूँ, या एक पल के लिए सोचे। द ट्रेन रोबर्स में वैन का किरदार एक विधवा जो कुछ सोना वापस पाने में मदद करने के लिए सहमत है, जिसके पति ने कुछ साल पहले चुराया था। वह सोना रेल मार्ग को वापस करना चाहती है जहां उसे चुराया गया था, ताकि उसके पति का नाम साफ हो सके और उसका छोटा बेटा गर्व से बड़ा हो सके। यह वैन को एक समझदारी भरी योजना लगती है, और विधवा की मदद करने के लिए दोस्तों बेन जॉनसन, रोड टेलर, दो छोटे लड़कों का एक समूह बनाता है। उनका भुगतान $50,000 का इनाम होगा। हालांकि फिल्म के अंत में वे इसे भी छोड़ देते हैं। फिल्म में बहुत सारा एक्शन है, भयंकर गोलीबारी और ऐसी अन्य चीज़ें हैं, लेकिन फिल्म का मुख्य आकर्षण कैंप फायर के दृश्य है, जो एक दूसरे को अपनी मानवता के बारे में बात करते हैं। वैन का चरित्र हमारे आश्चर्य की बात नहीं है। युद्ध में वीर, शांति में समय में महान, पुराने नैतिक नियमों का पालन करने वाला निकलता है। यहाँ पर बर्ट कैनेडी का दृश्य रणनीति सामने आती है। उनकी सामग्री उन्होंने फिल्म में लिखी 1973 में रिलीज हुई वेस्टर्न के संदर्भ में थोड़ी पुरानी है। 1950 के दशक में पश्चिमी नायकों की नैतिकता प्रेरणा फैशन में थी, खासकर उन फिल्मों में जहाँ जॉन फोर्ड ने वैन को निर्देशित किया था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। 1973 में किसी भी वेस्टर्न में कथन का कोई भी विवरण घसा पीटा नहीं लगता है। इसलिए कैनेडी ने समझदारी से दृश्य अव्यवस्था के हर निशान को ख़त्म करने का फैसला किया और अपनी फिल्म को लगभग मूर्त स्पष्टता के साथ शूट किया। उदाहरण के लिए फिल्म की शुरुआत में शहर में दो कठोर संरचनाएं, एक रेल रोड ट्रैक को क्षितिज पर एक पहाड़ शामिल है। यहाँ तक कि रेल रोड क्रॉसिंग का भी कोई संकेत भी नहीं है। शहर के बाहर निकलने के बाद पात क्षितिज साफ प्राकृतिक रेखाओं का परिदृश्य में रहते हैं। कैनेडी सैल्यूट शूट्स के लिए जाना जाती है, जैसे ही मैंने उल्लेख किया है। आकृतियों की सावधानीपूर्वक आकस्मिक व्यवस्था के लिए हमें सुमराई फिल्म में पाते हैं जापानी पश्चिमी। इसका नतीजा एक ऐसी फिल्म है जो जैन भगवान के रहस्य को अलग करती है और उसे आवश्यक सादगी और सीधेपन से घेरती है। ये बहुत बुरा है कि कथानक का पैमाना पात्रों के पैमाने के लिए छोटा है, और यह भी बुरा है कि कैनेडी अंत में विडम्बनापूर्ण मूड में आ गया, लेकिन वह जॉन की अच्छी तरह से समझ जाता है। उसके लिए जितना भी प्रेम है मूवी में साफ साफ दिखाई देता है। डायरेक्टर और एक्टर के बीच का कोरिलेशन भी काफ़ी शानदार है। मूवी का बजट था मात्र $2.6 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $3.5 मिलियन का व्यापार किया। इसकी जो मूवी की लेंथ थी वो थी 52 मिनट। रिलीज की तारीख थी 7 फरवरी 1973। मूवी को विद्वान प्रेक्षक द्वारा किया गया था। उत्पादन बजट बैड जोक प्रोडक्शन द्वारा था। संदिग्ध डोमिनिक फ्रंटियर द्वारा था। संपादन फ्रैंक सेंटलो और छायांकन विलियम एस्टर द्वारा दिया गया था। स्वागत। शिकागो सन टाइम्स रोजर एबर्ट ने फिल्म को 4 में से 3 स्टार दिए और काफ़ी अच्छी शानदार कामचलाऊ तरीके से फिल्म को आभार जताया।
6 समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को रोटन टोमेटो पर 33% का स्कोर प्राप्त हुआ, जो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा शानदार बात भी है। जॉन वेन ने इस मूवी में लॉन की भूमिका निभाई है। एन मार्गेट लिली के रूप में काम कर रहे हैं, रोटेल ग्रेडी के रूप में है, बेन जॉनसन के रूप में है, क्रिस्टोफर जॉर्ज कैलिहोन और बॉबी विंडम बेन यंग की भूमिका में अपना किरदार निभाते हैं। गैरी गैटन, सैम टर्नर, पिंक सर्टी का भूमिका में भी। बर्ट केनेडी की द ट्रेन रोबर्स एक बहुत ही रोचक वेस्टर्न है। जितना आप इसके बारे में सोचते हैं, यह उतना ही रोचक होता जाता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या कभी कोई ऐसा वेस्टर्न रहा है जो दृश्य के रूप से इतना अव्यवस्थित ना हो। अधिकांश क्रियाकलाप डुरंगो मेक्सिको के आसपास ऊंचे रेगिस्तान में होते हैं और कैनेडी स्वच्छ नीले आसमान, नक्शीदारी सफ़ेद रेत के टीलों और परिदृश्य के खिलाफ व्यवस्थित मानव आकृतियों के लिए इतने स्वादिष्ट रचनाओं में जाते हैं कि हमें सुमराई नाटकों की याद आ जाती है। अरे चलो, अब तक आप शायद सोच रहे होंगे कि दृश्य रचनाओं के बारे में यह सब बकवास क्या है। ये जॉन वॉन की वेस्टर्न है, यह अच्छी है या नहीं? खैर हाँ, यह काफ़ी अच्छी, एक शांत काम चलाऊ तरीके से, हालांकि अंत में एक अतरंग मोड़ है जो अनावश्यक रूप से आगे बढ़ो। वे रात में आगे बढ़ते हैं और यह खुशी की वेन बच्चों को खतरे में नहीं डालना चाहता, और चूंकि यह दृश्य जॉन वेन निभा रहा है, इसलिए हम कभी यह महसूस नहीं रुकते कि ऐसा दृश्य और ऐसे संवाद किसी अन्य संदर्भ में हास्यास्पद रूप से संभव होगा। अगर स्टीव मैकलिन या पालू न्यूमैन या रॉबर्ट मेचम स्वाद करने की कोशिश करते हैं तो दर्शकों चिल्ला उठते हैं। केवल वह ही पश्चिमी फिल्मों में नैतिकता को विश्वसनीय बना सकते हैं। नई पश्चिमी फिल्म सैम पेकिनपहा, सर्जियो लियोन व उनके अनुकरणकर्ताओं द्वारा फिल्माई गई पश्चिम अराजकता पर पीड़न और नियमित रक्तपान का स्थान है। ऐसे लोग होना ही चाहिए। वैन के अलावा कोई भी अभिनेता नहीं बचा जो सभी पश्चिमी नायक होने का दिखावा कर सके। क्या मैं यह सब बनना रहा हूँ या एक पल के लिए सोचे। द ट्रेन रोबर्स में वैन का किरदार एक विधवा जो कुछ सोना वापस पाने में मदद करने के लिए सहमत है, जिसके पति ने कुछ साल पहले चुराया था। वह सोना रेल मार्ग को वापस करना चाहती है जहां उसे चुराया गया था, ताकि उसके पति का नाम साफ हो सके और उसका छोटा बेटा गर्व से बड़ा हो सके। यह वैन को एक समझदारी भरी योजना लगती है और विधवा की मदद करने के लिए दोस्तों बेन जॉनसन, रोड टेलर, 2 छोटे लड़कों का एक समूह बनाता है। उनका भुगतान $50,000 का इनाम होगा। हालांकि फिल्म के अंत में वे इसे भी छोड़ देते हैं। फिल्म में बहुत सारा एक्शन है, भयंकर गोलीबारी और ऐसी अन्य चीज़ें हैं, लेकिन फिल्म का मुख्य आकर्षण कैंप फायर के दृश्य है जो एक दूसरे को अपनी मानवता के बारे में बात करते हैं। वैन का चरित्र हमारे आश्चर्य की बात नहीं है। युद्ध में वीर, शांति में समय में महान, पुराने नैतिक नियमों का पालन करने वाला निकलता है। यहाँ पर बर्ट केनेडी का दृश्य रणनीति सामने आती है। उनकी सामग्री उन्होंने फिल्म में लिखी 1973 में रिलीज हुई वेस्टर्न के संदर्भ में थोड़ी पुरानी है। 1950 के दशक में पश्चिमी नायकों की नैतिकता प्रेरणा फैशन में थी, खासकर उन फिल्मों में जहाँ जॉन फोर्ड ने वैन को निर्देशित किया था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 1973 में किसी भी वेस्टर्न में कथन का कोई भी विवरण घसा पीटा नहीं लगता है, इसलिए केनेडी ने समझदारी से दृश्य अव्यवस्था के हर निशान को ख़त्म करने का फैसला किया और अपनी फिल्म को लगभग अमूर्त स्पष्टता के साथ शूट किया। उदाहरण के लिए फिल्म की शुरुआत में शहर में 2 कठोर संरचनाएं, एक रेल रोड ट्रैक को क्षितिज पर एक पहाड़ शामिल है। यहाँ तक कि रेल रोड क्रॉसिंग का भी कोई संकेत भी नहीं है। शहर के बाहर निकलने के बाद पात क्षितिज साफ प्राकृतिक रेखाओं का परिदृश्य में रहते हैं। केनेडी सैल्यूट शूट्स के लिए जाना जाती है, जैसे ही मैंने उल्लेख किया है। आकृतियों की सावधानीपूर्वक आकस्मिक व्यवस्था के लिए हमें सुमराई फिल्म में पाते हैं जापानी पश्चिमी। इसका नतीजा एक ऐसी फिल्म है जो जैन भगवान के रहस्य को अलग करती है और उसे आवश्यक सादगी और सीधेपन से घेरती है। ये बहुत बुरा है कि कथानक का पैमाना पात्रों के पैमाने के लिए छोटा है, और यह भी बुरा है कि केनेडी अंत में विडंबनापूर्ण मूड में आ गया, लेकिन वह जॉन की अच्छी तरह से समझ जाता है। उसके लिए जितना भी प्रेम है मूवी में साफ साफ दिखाई देता है। डायरेक्टर और एक्टर के बीच का कोरिलेशन भी काफ़ी शानदार है। मूवी का बजट था मात्र $2.6 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $3.5 मिलियन का व्यापार किया।
इसकी जो मूवी की लेंथ थी वो थी 52 मिनट। रिलीज़ की तारीख थी 7 फरवरी 1973। मूवी को विद्वान प्रेक्षक द्वारा किया गया था। उत्पादन बजट बैड जोक प्रोडक्शन द्वारा था। संदिग्ध डोमिनिक फ्रंटियर द्वारा था। संपादन फ्रैंक सेंटलो और छायांकन विलियम एस्टर द्वारा दिया गया था। स्वागत। शिकागो सन टाइम्स रोजर एबर्ट ने फिल्म को 4 में से 3 स्टार दिए और काफ़ी अच्छी शानदार कामचलाऊ तरीके से फिल्म को आभार जताया। 6 समीक्षकों के आधार पर फिल्म को रोटन टोमेटो पर 33% का स्कोर प्राप्त हुआ, जो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा शानदार बात भी है। जॉन वेन ने इस मूवी में लॉन की भूमिका निभाई है। एन मार्गेट लिली के रूप में काम कर रहे हैं। रोटेल ग्रेडी के रूप में है। बेन जॉनसन के रूप में है। क्रिस्टोफर जॉर्ज कैलिहोन और बॉबी विंडम बेन यंग की भूमिका में अपना किरदार निभाते हैं। गैरी गैटन, सैम टर्नर, पिंक सर्टी का भूमिका में भी। बर्ट केनेडी की द ट्रेन रोबर्स एक बहुत ही रोचक वेस्टर्न है। जितना आप इसके बारे में सोचते हैं, यह उतना ही रोचक होता जाता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या कभी कोई ऐसा वेस्टर्न रहा है जो दृश्य के रूप से इतना अव्यवस्थित ना हो। अधिकांश क्रियाकलाप डुरंगो मेक्सिको के आसपास ऊंचे रेगिस्तान में होते हैं और कैनेडी स्वच्छ नीले आसमान, नक्शीदारी सफ़ेद रेत के टीलों और परिदृश्य के खिलाफ व्यवस्थित मानव आकृतियों के लिए इतने स्वादिष्ट रचनाओं में जाते हैं कि हमें सुमराई नाटकों की याद आ जाती है। अरे चलो, अब तक आप शायद सोच रहे होंगे कि दृश्य रचनाओं के बारे में यह सब बकवास क्या है। ये जॉन वॉन की वेस्टर्न है, यह अच्छी है या नहीं? खैर हाँ, यह काफ़ी अच्छी एक शांत काम चलाऊ तरीके से, हालांकि अंत में एक अतरंग मोड़ है जो अनावश्यक रूप से आगे बढ़ो। वे रात में आगे बढ़ते हैं और यह खुशी की वेन बच्चों को खतरे में नहीं डालना चाहता, और चूंकि यह दृश्य जॉन वेन निभा रहा है, इसलिए हम कभी यह महसूस नहीं रुकते कि ऐसा दृश्य और ऐसे संवाद किसी अन्य संदर्भ में हास्यास्पद रूप से संभव होगा। अगर स्टीव मैकलिन या पालू न्यूमैन या रॉबर्ट मेचम स्वाद करने की कोशिश करते हैं तो दर्शकों चिल्ला उठते हैं। केवल वह नहीं पश्चिमी फिल्मों में नैतिकता को विश्वसनीय बना सकते हैं। नई पश्चिमी फिल्म सैम पेकिनपहा, सर्जियो लियोन व उनके अनुकरणकर्ताओं द्वारा फिल्माई गई पश्चिम अराजकता पर पीड़न और नियमित रक्तपान का स्थान है। ऐसे लोग होना ही चाहिए। वैन के अलावा कोई भी अभिनेता नहीं बचा जो सभी पश्चिमी नायक होने का दिखावा कर सके। क्या मैं यह सब बनना रहा हूँ या एक पल के लिए सोचे। द ट्रेन रोबर्स में वैन का किरदार एक विधवा जो कुछ सोना वापस पाने में मदद करने के लिए सहमत है, जिसके पति ने कुछ साल पहले चुराया था। वह सोना रेल मार्ग को वापस करना चाहती है जहां उसे चुराया गया था, ताकि उसके पति का नाम साफ हो सके और उसका छोटा बेटा गर्व से बड़ा हो सके। यह वैन को एक समझदारी भरी योजना लगती है और विधवा की मदद करने के लिए दोस्तों बेन जॉनसन, रोड टेलर, 2 छोटे लड़कों का एक समूह बनाता है। उनका भुगतान $50,000 का इनाम होगा। हालांकि फिल्म के अंत में वे इसे भी छोड़ देते हैं। फिल्म में बहुत सारा एक्शन है, भयंकर गोलीबारी और ऐसी अन्य चीज़ें हैं, लेकिन फिल्म का मुख्य आकर्षण कैंप फायर के दृश्य है जो एक दूसरे को अपनी मानवता के बारे में बात करते हैं। वैन का चरित्र हमारे आश्चर्य की बात नहीं है। युद्ध में वीर, शांति में समय में महान, पुराने नैतिक नियमों का पालन करने वाला निकलता है। यहाँ पर बर्ट केनेडी का दृश्य रणनीति सामने आती है। उनकी सामग्री उन्होंने फिल्म में लिखी 1973 में रिलीज हुई वेस्टर्न के संदर्भ में थोड़ी पुरानी है। 1950 के दशक में पश्चिमी नायकों की नैतिकता प्रेरणा फैशन में थी, खासकर उन फिल्मों में जहाँ जॉन फोर्ड ने वैन को निर्देशित किया था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 1973 में किसी भी वेस्टर्न में कथन का कोई भी विवरण घसा पीटा नहीं लगता है, इसलिए केनेडी ने समझदारी से दृश्य अव्यवस्था के हर निशान को ख़त्म करने का फैसला किया और अपनी फिल्म को लगभग अमूर्त स्पष्टता के साथ शूट किया। उदाहरण के लिए फिल्म की शुरुआत में शहर में 2 कठोर संरचनाएं, एक रेल रोड ट्रैक को क्षितिज पर एक पहाड़ शामिल है। यहाँ तक कि रेल रोड क्रॉसिंग का भी कोई संकेत भी नहीं है। शहर के बाहर निकलने के बाद पात्र क्षितिज साफ प्राकृतिक रेखाओं का परिदृश्य में रहते हैं। केनेडी सैल्यूट शूट्स के लिए जाना जाती है, जैसे ही मैंने उल्लेख किया है। आकृतियों की सावधानीपूर्वक आकस्मिक व्यवस्था के लिए हमें सुमराई फिल्म में पाते हैं जापानी पश्चिमी। इसका नतीजा एक ऐसी फिल्म है जो जैन भगवान के रहस्य को अलग करती है और उसे
आवश्यक सादगी और सीधेपन से घेरती है। ये बहुत बुरा है कि कथानक का पैमाना पात्रों के पैमाने के लिए छोटा है, और यह भी बुरा है कि कैनेडी अंत में विडंबनापूर्ण मूड में आ गया, लेकिन वह जॉन की अच्छी तरह से समझ जाता है। उसके उसके लिए जितना भी प्रेम है मूवी में साफ साफ दिखाई देता है। डायरेक्टर और एक्टर के बीच का कोरिलेशन भी काफ़ी शानदार है। मूवी का बजट था मात्र $2.6 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $3.5 मिलियन का व्यापार किया। इसकी जो मूवी की लेंथ थी वो थी 52 मिनट। रिलीज की तारीख थी 7 फरवरी 1973। मूवी को विद्वान प्रेक्षक द्वारा किया गया था। उत्पादन बजट बैड जॉक प्रोडक्शन द्वारा था। संदिग्ध डोमिनिक फ्रंटियर द्वारा था। संपादन फ्रैंक सेंटलो और छायांकन विलियम एस्टर द्वारा दिया गया था। स्वागत। शिकागो सन टाइम्स रोजर एबर्ट ने फिल्म को 4 में से 3 स्टार दिए और काफ़ी अच्छी शांत और कामचलाऊ तरीके से फिल्म को आभार जताया। 6 समीक्षकों के आधार पर फिल्म को रोटन टोमेटोज़ पर 33% का स्कोर प्राप्त हुआ, जो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा शानदार बात भी है। जॉन वेन ने इस मूवी में लॉन की भूमिका निभाई है। एन मार्गेट लिली के रूप में काम कर रहे हैं। रोटेल ग्रेडी के रूप में है। बेन जॉनसन के रूप में है। क्रिस्टोफर जॉर्ज कैलिहोन और बॉबी विंडम बेन यंग की भूमिका में अपना किरदार निभाते हैं। गैरी गैटन, सैम टर्नर, पिंक सर्टी का भूमिका में भी। बर्ट कैनेडी की द ट्रेन रोबर्स एक बहुत ही रोचक वेस्टर्न है। जितना आप इसके बारे में सोचते हैं, या उतना ही रोचक होता जाता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या कभी कोई ऐसा वेस्टर्न रहा है जो दृश्य के रूप से इतना अव्यवस्थित ना हो। अधिकांश क्रियाकलाप डुरंगो मैक्सिको के आसपास ऊंचे रेगिस्तान में होते हैं, और कैनेडी स्वच्छ नीले आसमान, नक्शीदारी सफ़ेद रेत के टीलों और परिदृश्य के खिलाफ व्यवस्थित मानव आकृतियों के लिए इतने स्वादिष्ट रचनाओं में जाते हैं कि हमें सुमराई नाटकों की याद आ जाती है। अरे चलो, अब तक आप शायद सोच रहे होंगे कि दृश्य रचनाओं के बारे में यह सब बकवास क्या है। ये जॉन वॉन की वेस्टर्न है, यह अच्छी है या नहीं? खैर हाँ, यह काफ़ी अच्छी एक शांत काम चलाऊ तरीके से, हालांकि अंत में कतरंग मोड़ है जो अनावश्यक रूप से आगे बढ़ो। वे रात में आगे बढ़ते हैं, और यह खुशी की वेन बच्चों को खतरे में नहीं डालना चाहता, और चूँकि यह दृश्य जॉन वेन निभा रहा है, इसलिए हम कभी यह महसूस नहीं रुकते कि ऐसा दृश्य और ऐसे संवाद किसी अन्य संदर्भ में हास्यास्पद रूप से संभव होगा। अगर स्टीव मैकलिन या पालू न्यूमैन या रॉबर्ट मेचम स्वाद करने की कोशिश करते हैं, तो दर्शकों चिल्ला उठते हैं। केवल वह नहीं पश्चिमी फिल्मों में नैतिकता को विश्वसनीय बना सकते हैं। नई पश्चिमी फिल्म सैम पेकिनपहा, सर्जियो लियोन व उनके अनुकरणकर्ताओं द्वारा फिल्माई गई पश्चिम अराजकता पर पीड़न और नियमित रक्तपान का स्थान है। ऐसे लोग होना ही चाहिए। वैन के अलावा कोई भी अभिनेता नहीं बचा जो सभी पश्चिमी नायक होने का दिखावा कर सके। क्या मैं यह सब बनना रहा हूँ, या एक पल के लिए सोचें। द ट्रेन रोबर्स में वैन का किरदार एक विधवा जो कुछ सोना वापस पाने में मदद करने के लिए सहमत है, जिसके पति ने कुछ साल पहले चुराया था। वह सोना रेल मार्ग को वापस करना चाहती है जहां उसे चुराया गया था, ताकि उसके पति का नाम साफ हो सके और उसका छोटा बेटा गर्व से बड़ा हो सके। यह वैन को एक समझदारी भरी योजना लगती है, और विधवा की मदद करने के लिए दोस्तों बेन जॉनसन, रॉड टेलर, 2 छोटे लड़कों का एक समूह बनाता है। उनका भुगतान $50,000 का इनाम होगा। हालांकि फिल्म के अंत में वे इसे भी छोड़ देते हैं। फिल्म में बहुत सारा एक्शन है, भयंकर गोलीबारी और ऐसी अन्य चीज़ें हैं, लेकिन फिल्म का मुख्य आकर्षण कैंप फायर के दृश्य हैं, जो एक दूसरे को अपनी मानवता के बारे में बात करते हैं। वैन का चरित्र हमारे आश्चर्य की बात नहीं है। युद्ध में वीर, शांति में समय में महान, पुराने नैतिक नियमों का पालन करने वाला निकलता है। यहाँ पर बर्ट कैनेडी का दृश्य रणनीति सामने आती है। उनकी सामग्री उन्होंने फिल्म में लिखी 1973 में रिलीज हुई वेस्टर्न के संदर्भ में थोड़ी पुरानी है। 1950 के दशक में पश्चिमी नायकों की नैतिकता प्रेरणा फैशन में थी, खासकर उन फिल्मों में जहाँ जॉन फोर्ड ने वैन को निर्देशित किया था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 1973 में किसी भी वेस्टर्न में कथन का कोई भी विवरण घसा पीटा नहीं लगता है, इसलिए कैनेडी ने समझदारी से दृश्य अव्यवस्था के हर निशान को ख़त्म करने का फैसला किया और अपनी फिल्म को लगभग मूर्त स्पष्टता के साथ शूट किया। उदाहरण के लिए फिल्म की शुरुआत में शहर में 2 कठोर संरचनाएं, एक रेल रोड ट्रैक को क्षितिज पर एक पहाड़ शामिल है।
यहाँ तक कि रेल रोड क्रॉसिंग का भी कोई संकेत भी नहीं है। शहर के बाहर निकलने के बाद पात क्षितिज साफ प्राकृतिक रेखाओं का परिदृश्य में रहते हैं। कैनेडी सैल्यूट सूट्स के लिए जाना जाती है, जैसे ही मैंने उल्लेख किया है। आकृतियों की सावधानीपूर्वक आकस्मिक व्यवस्था के लिए हमें सुमरई फिल्म में पाते हैं जापानी पक्ष में। इसका नतीजा एक ऐसी फिल्म है जो जैन व्यवहार के रहस्य को अलग करती है और उसे आवश्यक सादगी और सीधेपन से घेरती है। ये बहुत बुरा है कि कथानक का पैमाना पात्रों के पैमाने के लिए छोटा है, और यह भी बुरा है कि कैनेडी अंत में विडम्बनापूर्ण मूड में आ गया, लेकिन वह जॉन की अच्छी तरह से समझ जाता है। उसके लिए जितना भी प्रेम है मूवी में साफ साफ दिखाई देता है। डायरेक्टर और एक्टर के बीच का कोरिलेशन भी काफ़ी शानदार है। मूवी का बजट था मात्र $2.6 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $3.5 मिलियन का व्यापार किया। इसकी जो मूवी की लेंथ थी वो थी 52 मिनट। रिलीज की तारीख थी 7 फरवरी 1973। मूवी को विद्वान प्रेक्षक द्वारा किया गया था। उत्पादन बजट बैड जॉक प्रोडक्शन द्वारा था। संदिग्ध डोमिनिक फ्रंटियर द्वारा था। संपादन फ्रैंक सेंटलो और छायांकन विलियम एस्टर द्वारा दिया गया था। स्वागत। शिकागो सन टाइम्स रोजर एबर्ट ने फिल्म को 4 में से 3 स्टार दिए और काफ़ी अच्छी शानदार कामचलाऊ तरीके से फिल्म को आभार जताया। 6 समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को रोटन टोमेटो पर 33% का स्कोर प्राप्त हुआ, जो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा शानदार बात भी है। जॉन वेन ने इस मूवी में लॉन की भूमिका निभाई है। एन मार्गेट लिली के रूप में काम कर रहे हैं। रोटेल ग्रेडी के रूप में है। बेन जैनसन के रूप में है। क्रिस्टोफर जॉर्ज कैलीहोन और बॉबी विंडम बेन यंग की भूमिका में अपना किरदार निभाते हैं। गैरी गैटन, सैम टर्नर, पिंक सर्टी का भूमिका में भी। बर्ट कैनेडी की द ट्रेन रोबर्स एक बहुत ही रोचक वेस्टर्न है। जितना आप इसके बारे में सोचते हैं, यह उतना ही रोचक होता जाता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या कभी कोई ऐसा वेस्टर्न रहा है जो दृश्य के रूप से इतना अव्यवस्थित ना हो। अधिकांश क्रियाकलाप डुरंगो मैक्सिको के आसपास ऊंचे रेगिस्तान में होते हैं, और कैनेडी स्वच्छ नीले आसमान, नक्शीदारी सफ़ेद रेत के टीलों और परिदृश्य के खिलाफ व्यवस्थित मानव आकृतियों के लिए इतने स्वादिष्ट रचनाओं में जाते हैं कि हमें सुमराई नाटकों की याद आ जाती है। अरे चलो, अब तक आप शायद सोच रहे होंगे कि दृश्य रचनाओं के बारे में यह सब बकवास क्या है। ये जॉन वॉन की वेस्टर्न है, यह अच्छी है या नहीं? खैर हाँ, यह काफ़ी अच्छी एक शांत काम चलाऊ तरीके से, हालांकि अंत में कतरंग मोड़ है जो अनावश्यक रूप से आगे बढ़ो। वे रात में आगे बढ़ते हैं और यह खुशी की वेन बच्चों को खतरे में नहीं डालना चाहता, और चूँकि यह दृश्य जॉन वेन निभा रहा है, इसलिए हम कभी यह महसूस नहीं रुकते कि ऐसा दृश्य और ऐसे संवाद किसी अन्य संदर्भ में हास्यास्पद रूप से संभव होगा। अगर स्टीव मैकलिन या पालू न्यूमैन या रॉबर्ट मेचम स्वाद करने की कोशिश करते हैं तो दर्शकों चिल्ला उठते हैं। केवल वह नहीं पश्चिमी फिल्मों में नैतिकता को विश्वसनीय बना सकते हैं। नई पश्चिमी फिल्म सैम पेकिनपहा, सर्जियो लियोन व उनके अनुकरणकर्ताओं द्वारा फिल्माई गई पश्चिम अराजकता पर पीड़न और नियमित रक्तपान का स्थान है। ऐसे लोग होना ही चाहिए। वैन के अलावा कोई भी अभिनेता नहीं बचा जो सभी पश्चिमी नायक होने का दिखावा कर सके। क्या मैं यह सब बनना रहा हूँ या एक पल के लिए सोचे। द ट्रेन रोबर्स में वैन का किरदार एक विधवा जो कुछ सोना वापस पाने में मदद करने के लिए सहमत है, जिसके पति ने कुछ साल पहले चुराया था। वह सोना रेल मार्ग को वापस करना चाहती है जहां उसे चुराया गया था, ताकि उसके पति का नाम साफ हो सके और उसका छोटा बेटा गर्व से बड़ा हो सके। यह वैन को एक समझदारी भरी योजना लगती है और विधवा की मदद करने के लिए दोस्तों बेन जॉनसन, रॉड टेलर, 2 छोटे लड़कों का एक समूह बनाता है। उनका भुगतान $50,000 का इनाम होगा। हालांकि फिल्म के अंत में वे इसे भी छोड़ देते हैं। फिल्म में बहुत सारा एक्शन है, भयंकर गोलीबारी और ऐसी अन्य चीज़ें हैं, लेकिन फिल्म का मुख्य आकर्षण कैंप फायर के दृश्य हैं, जो एक दूसरे को अपनी मानवता के बारे में बात करते हैं। वैन का चरित्र हमारे आश्चर्य की बात नहीं है। युद्ध में वीर, शांति में समय में महान, पुराने नैतिक नियमों का पालन करने वाला निकलता है। यहाँ पर बर्ट कैनेडी का दृश्य रणनीति सामने आती है। उनकी सामग्री उन्होंने फिल्म में लिखी 1973 में रिलीज हुई वेस्टर्न के संदर्भ में थोड़ी पुरानी है। 1950 के दशक में
पश्चिमी नायकों की नैतिकता प्रेरणा फैशन में थी, खासकर उन फिल्मों में जहाँ जॉन फोर्ड ने वैन को निर्देशित किया था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। 1973 में किसी भी वेस्टर्न में कथन का कोई भी विवरण घसा पीटा नहीं लगता है। इसलिए केनेडी ने समझदारी से दृश्य अव्यवस्था के हर निशान को ख़त्म करने का फैसला किया और अपनी फिल्म को लगभग अमूर्त स्पष्टता के साथ शूट किया। उदाहरण के लिए फिल्म की शुरुआत में शहर में दो कठोर संरचनाएं, एक रेल रोड ट्रैक को क्षितिज पर एक पहाड़ शामिल है। यहाँ तक कि रेल रोड क्रॉसिंग का भी कोई संकेत भी नहीं है। शहर के बाहर निकलने के बाद पात क्षितिज साफ प्राकृतिक रेखाओं का परिदृश्य में रहते हैं। केनेडी सैल्यूट शूट्स के लिए जाना जाती है, जैसे ही मैंने उल्लेख किया है। आकृतियों की सावधानीपूर्वक आकस्मिक व्यवस्था के लिए हमें सुमरई फिल्म में पाते हैं जापानी पश्चिमी। इसका नतीजा एक ऐसी फिल्म है जो जैन भगवान के रहस्य को अलग करती है और उसे आवश्यक सादगी और सीधेपन से घेरती है। ये बहुत बुरा है कि कथानक का पैमाना पात्रों के पैमाने के लिए छोटा है, और यह भी बुरा है कि केनेडी अंत में विडम्बनापूर्ण मूड में आ गया, लेकिन वह जॉन की अच्छी तरह से समझ जाता है। उसके लिए जितना भी प्रेम है मूवी में साफ साफ दिखाई देता है। डायरेक्टर और एक्टर के बीच का कोरिलेशन भी काफ़ी शानदार है। मूवी का बजट था मात्र $2.6 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $3.5 मिलियन का व्यापार किया। इसकी जो मूवी की लेंथ थी वो थी 52 मिनट। रिलीज की तारीख थी 7 फरवरी 1973। मूवी को विद्वान प्रेक्षक द्वारा किया गया था। उत्पादन बजट बैड जॉक प्रोडक्शन द्वारा था। संदिग्ध डोमिनिक फ्रंटियर द्वारा था। संपादन फ्रैंक सेंटलो और छायांकन विलियम एस्टर द्वारा दिया गया था। स्वागत। शिकागो सन टाइम्स रोजर एबर्ट ने फिल्म को 4 में से 3 स्टार दिए और काफ़ी अच्छी शानदार कामचलाऊ तरीके से फिल्म को आभार जताया। 6 समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को रोटन टोमेटोज़ पर 33% का स्कोर प्राप्त हुआ, जो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा शानदार बात भी है। जॉन वेन ने इस मूवी में लॉन की भूमिका निभाई है। एन मार्गेट लिली के रूप में काम कर रहे हैं। रोटेल ग्रेडी के रूप में है। बेन जैनसन के रूप में है। क्रिस्टोफर जॉर्ज कैलिहोन और बॉबी विंडम बेन यंग की भूमिका में अपना किरदार निभाते हैं। गैरी गैटन, सैम टर्नर, पिंक सर्टी का भूमिका में भी। बर्ट केनेडी की द ट्रेन रोबर्स एक बहुत ही रोचक वेस्टर्न है। जितना आप इसके बारे में सोचते हैं, यह उतना ही रोचक होता जाता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या कभी कोई ऐसा वेस्टर्न रहा है जो दृश्य के रूप से इतना अव्यवस्थित ना हो। अधिकांश क्रियाकलाप डुरंगो मैक्सिको के आसपास ऊंचे रेगिस्तान में होते हैं, और केनेडी स्वच्छ नीले आसमान, नक्शीदारी सफ़ेद रेत के टीलों और परिदृश्य के खिलाफ व्यवस्थित मानव आकृतियों के लिए इतने स्वादिष्ट रचनाओं में जाते हैं कि हमें सुमराई नाटकों की याद आ जाती है। अरे चलो, अब तक आप शायद सोच रहे होंगे कि दृश्य रचनाओं के बारे में यह सब बकवास क्या है। ये जॉन वॉन की वेस्टर्न है, यह अच्छी है या नहीं? खैर हाँ, यह काफ़ी अच्छी एक शांत काम चलाऊ तरीके से, हालांकि अंत में एक अतरंग मोड़ है जो अनावश्यक रूप से आगे बढ़ो। वे रात में आगे बढ़ते हैं और यह खुशी की वेन बच्चों को खतरे में नहीं डालना चाहता, और चूँकि यह दृश्य जॉन वेन निभा रहा है, इसलिए हम कभी यह महसूस नहीं रुकते कि ऐसा दृश्य और ऐसे संवाद किसी अन्य संदर्भ में हास्यास्पद रूप से संभव होगा। अगर स्टीव मैकलिन या पालू न्यूमैन या रॉबर्ट मेचम स्वाद करने की कोशिश करते हैं तो दर्शकों चिल्ला उठते हैं। केवल वह नहीं पश्चिमी फिल्मों में नैतिकता को विश्वसनीय बना सकते हैं। नई पश्चिमी फिल्म सैम पेकिनपहा, सर्जियो लियोन व उनके अनुकरणकर्ताओं द्वारा फिल्माई गई पश्चिम अराजकता पर पीड़न और नियमित रक्तपान का स्थान है। ऐसे लोग होना ही चाहिए। वैन के अलावा कोई भी अभिनेता नहीं बचा जो सभी पश्चिमी नायक होने का दिखावा कर सके। क्या मैं यह सब बनना रहा हूँ या एक पल के लिए सोचे। द ट्रेन रोबर्स में वैन का किरदार एक विधवा जो कुछ सोना वापस पाने में मदद करने के लिए सहमत है, जिसके पति ने कुछ साल पहले चुराया था। वह सोना रेल मार्ग को वापस करना चाहती है जहां उसे चुराया गया था, ताकि उसके पति का नाम साफ हो सके और उसका छोटा बेटा गर्व से बड़ा हो सके। यह वैन को एक समझदारी भरी योजना लगती है और विधवा की मदद करने के लिए दोस्तों बेन जॉनसन, रोड टेलर, 2 छोटे लड़कों का एक समूह बनाता है। उनका भुगतान $50,000 का इनाम होगा। हालांकि फिल्म के अंत में वे इसे भी छोड़ देते हैं। फिल्म में बहुत सारा एक्शन है, भयंकर गोलीबारी और ऐसी अन्य चीज़ें हैं
लेकिन फिल्म का मुख्य आकर्षण कैंप फायर के दृश्य है, जो एक बात एक दूसरे को अपनी मानवता के बारे में बात करते हैं। वैन का चरित्र हमारे आश्चर्य की बात नहीं है। युद्ध में वीर, शांति में समय में महान, पुराने नैतिक नियमों का पालन करने वाला निकलता है। यहाँ पर बर्ट कैनेडी का दृश्य रणनीति सामने आती है। उनकी सामग्री उन्होंने फिल्म में लिखी 1973 में रिलीज हुई वेस्टर्न के संदर्भ में थोड़ी पुरानी है। 1950 के दशक में पश्चिमी नायकों की नैतिकता प्रेरणा फैशन में थी, खासकर उन फिल्मों में जहाँ जॉन फोर्ड ने वैन को निर्देशित किया था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। 1973 में किसी भी वेस्टर्न में कथन का कोई भी विवरण घसा पिटा नहीं लगता है। इसलिए कैनेडी ने समझदारी से दृश्य अव्यवस्था के हर निशान को ख़त्म करने का फैसला किया और अपनी फिल्म को लगभग अमूर्त स्पष्टता के साथ शूट किया। उदाहरण के लिए फिल्म की शुरुआत में शहर में दो कठोर संरचनाएं, एक रेल रोड ट्रैक को क्षितिज पर एक पहाड़ शामिल है। यहाँ तक कि रेल रोड क्रॉसिंग का भी कोई संकेत भी नहीं है। शहर के बाहर निकलने के बाद पात क्षितिज साफ प्राकृतिक रेखाओं का परिदृश्य में रहते हैं। कैनेडी सैल्यूट शूट्स के लिए जाना जाती है, जैसे ही मैंने उल्लेख किया है। आकृतियों की सावधानीपूर्वक आकस्मिक व्यवस्था के लिए हमें सुमरई फिल्म में पाते हैं जापानी पश्चिमी। इसका नतीजा एक ऐसी फिल्म है जो जैन भगवान के रहस्य को अलग करती है और उसे आवश्यक सादगी और सीधेपन से घेरती है। ये बहुत बुरा है कि कथानक का पैमाना पात्रों के पैमाने के लिए छोटा है, और यह भी बुरा है कि कैनेडी अंत में विडंबनापूर्ण मूड में आ गया, लेकिन वह जॉन की अच्छी तरह से समझ जाता है। उसके लिए जितना भी प्रेम है मूवी में साफ साफ दिखाई देता है। डायरेक्टर और एक्टर के बीच का कोरिलेशन भी काफ़ी शानदार है। मूवी का बजट था मात्र $2.6 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $3.5 मिलियन का व्यापार किया। इसकी जो मूवी की लेंथ थी वो थी 52 मिनट। रिलीज की तारीख थी 7 फरवरी 1973। मूवी को विद्वान प्रेक्षक द्वारा किया गया था। उत्पादन बजट बैड जॉक प्रोडक्शन द्वारा था। संदिग्ध डोमिनिक फ्रंटियर द्वारा था। संपादन फ्रैंक सेंटलो और छायांकन विलियम एस्टर द्वारा दिया गया था। स्वागत। शिकागो सन टाइम्स रोजर एबर्ट ने फिल्म को 4 में से 3 स्टार दिए और काफ़ी अच्छी, शांत और कामचलाऊ तरीके से फिल्म को आभार जताया। 6 समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को रोटन टोमेटोज़ पर 33% का स्कोर प्राप्त हुआ, जो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा शानदार बात भी है। जॉन वेन ने इस मूवी में लॉन की भूमिका निभाई है। एन मार्गेट लिली के रूप में काम कर रहे हैं। रोटेल ग्रेडी के रूप में है। बैन जैनसन के रूप में है। क्रिस्टोफर जॉर्ज कैलिहोन और बॉबी विंडम बेन यंग की भूमिका में अपना किरदार निभाते हैं। गैरी गैटन, सैम टर्नर, पिंक सर्टी का भूमिका में भी। बर्ट कैनेडी की द ट्रेन रोबर्स एक बहुत ही रोचक वेस्टर्न है। जितना आप इसके बारे में सोचते हैं, या उतना ही रोचक होता जाता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या कभी कोई ऐसा वेस्टर्न रहा है जो दृश्य के रूप से इतना अव्यवस्थित ना हो। अधिकांश क्रियाकलाप डुरंगो मैक्सिको के आसपास ऊंचे रेगिस्तान में होते हैं, और कैनेडी स्वच्छ नीले आसमान, नक्शीदारी सफ़ेद रेत के टीलों और परिदृश्य के खिलाफ व्यवस्थित मानव आकृतियों के लिए इतने स्वादिष्ट रचनाओं में जाते हैं कि हमें सुमराई नाटकों की याद आ जाती है। अरे चलो, अब तक आप शायद सोच रहे होंगे कि दृश्य रचनाओं के बारे में यह सब बकवास क्या है। ये जॉन वॉन की वेस्टर्न है, यह अच्छी है या नहीं? खैर हाँ, यह काफ़ी अच्छी, एक शांत काम चलाऊ तरीके से, हालांकि अंत में एक अतरंग मोड़ है जो अनावश्यक रूप से आगे बढ़ो। वे रात में आगे बढ़ते हैं और यह खुशी की वेन बच्चों को खतरे में नहीं डालना चाहता, और चूँकि यह दृश्य जॉन वेन निभा रहा है, इसलिए हम कभी यह महसूस नहीं रुकते कि ऐसा दृश्य और ऐसे संवाद किसी अन्य संदर्भ में हास्यास्पद रूप से संभव होगा। अगर स्टीव मैकलिन या पालू न्यूमैन या रॉबर्ट मेचम स्वाद करने की कोशिश करते हैं, तो दर्शकों चिल्ला उठते हैं। केवल वह नहीं, पश्चिमी फिल्मों में नैतिकता को विश्वसनीय बना सकते हैं। नई पश्चिमी फिल्म सैम पेकिनपहा, सर्जियो लियोन व उनके अनुकरणकर्ताओं द्वारा फिल्माई गई पश्चिम अराजकता पर पीड़न और नियमित रक्तपान का स्थान है। ऐसे लोग होना ही चाहिए। वैन के अलावा कोई भी अभिनेता नहीं बचा जो सभी पश्चिमी नायक होने का दिखावा कर सके। क्या मैं यह सब बनना रहा हूँ, या एक पल के लिए सोचे। द ट्रेन रोबर्स में वैन का किरदार एक विधवा जो कुछ सोना वापस पाने में मदद करने के लिए सहमत है, जिसके पति ने कुछ साल पहले चुराया था।
वह सोना रेलमार्ग को वापस करना चाहती है जहां उसे चुराया गया था, ताकि उसके पति का नाम साफ हो सके और उसका छोटा बेटा गर्व से बड़ा हो सके। यह वैन को एक समझदारी भरी योजना लगती है और विधवा की मदद करने के लिए दोस्तों बेन जॉनसन, रोड टेलर, दो छोटे लड़कों का एक समूह बनाता है। उनका भुगतान $50,000 का इनाम होगा। हालांकि फिल्म के अंत में वे इसे भी छोड़ देते हैं। फिल्म में बहुत सारा एक्शन है, भयंकर गोलीबारी और ऐसी अन्य चीज़ें हैं, लेकिन फिल्म का मुख्य आकर्षण कैंप फायर के दृश्य है, जो एक बात एक दूसरे को अपनी मानवता के बारे में बात करते हैं। वैन का चरित्र हमारे आश्चर्य की बात नहीं है। युद्ध में वीर, शांति में समय में महान, पुराने नैतिक नियमों का पालन करने वाला निकलता है। यहाँ पर बर्ट कैनेडी का दृश्य रणनीति सामने आती है। उनकी सामग्री उन्होंने फिल्म में लिखी 1973 में रिलीज हुई वेस्टर्न के संदर्भ में थोड़ी पुरानी है। 1950 के दशक में पश्चिमी नायकों की नैतिकता प्रेरणा फैशन में थी, खासकर उन फिल्मों में जहाँ जॉन फोर्ड ने वैन को निर्देशित किया था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। 1973 में किसी भी वेस्टर्न में कथन का कोई भी विवरण घसा पीटा नहीं लगता है। इसलिए कैनेडी ने समझदारी से दृश्य अव्यवस्था के हर निशान को ख़त्म करने का फैसला किया और अपनी फिल्म को लगभग अमूर्त स्पष्टता के साथ शूट किया। उदाहरण के लिए फिल्म की शुरुआत में शहर में दो कठोर संरचनाएं, एक रेल रोड ट्रैक को क्षितिज पर एक पहाड़ शामिल है। यहाँ तक कि रेल रोड क्रॉसिंग का भी कोई संकेत भी नहीं है। शहर के बाहर निकलने के बाद पात क्षितिज साफ प्राकृतिक रेखाओं का परिदृश्य में रहते हैं। कैनेडी सैल्यूट शूट्स के लिए जाना जाती है, जैसे ही मैंने उल्लेख किया है। आकृतियों की सावधानीपूर्वक आकस्मिक व्यवस्था के लिए हमें सुमरई फिल्म में पाते हैं जापानी पश्चिमी। इसका नतीजा एक ऐसी फिल्म है जो जैन विज्ञान के रहस्य को अलग करती है और उसे आवश्यक सादगी और सीधेपन से घेरती है। ये बहुत बुरा है कि कथानक का पैमाना पात्रों के पैमाने के लिए छोटा है, और यह भी बुरा है कि कैनेडी अंत में विडंबनापूर्ण मूड में आ गया, लेकिन वह जॉन की अच्छी तरह से समझ जाता है। उसके लिए जितना भी प्रेम है मूवी में साफ साफ दिखाई देता है। डायरेक्टर और एक्टर के बीच का कोरिलेशन भी काफ़ी शानदार है। मूवी का बजट था मात्र $2.6 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $3.5 मिलियन का व्यापार किया। इसकी जो मूवी की लेंथ थी वो थी 52 मिनट। रिलीज की तारीख थी 7 फरवरी 1973। मूवी को विद्वान प्रेक्षक द्वारा किया गया था। उत्पादन बजट बैड जॉक प्रोडक्शन द्वारा था। संदिग्ध डोमिनिक फ्रंटियर द्वारा था। संपादन फ्रैंक सेंटलो और छायांकन विलियम एस्टर द्वारा दिया गया था। स्वागत। शिकागो सन टाइम्स रोजर एबर्ट ने फिल्म को 4 में से 3 स्टार दिए और काफ़ी अच्छी, शांत और कामचलाऊ तरीके से फिल्म को आभार जताया। 6 समीक्षकों के आधार पर फिल्म को रोटन टोमेटोज़ पर 33% का स्कोर प्राप्त हुआ, जो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा शानदार बात भी है। जॉन वेन ने इस मूवी में लॉन की भूमिका निभाई है। एन मार्गेट लिली के रूप में काम कर रहे हैं। रोटेल ग्रेडी के रूप में है। बेन जॉनसन के रूप में है। क्रिस्टोफर जॉर्ज कैलिहोन और बॉबी विंडम बेन यंग की भूमिका में अपना किरदार निभाते हैं। गैरी गैटन, सैम टर्नर, पिंक सर्टी का भूमिका में भी। बर्ट कैनेडी की द ट्रेन रोबर्स एक बहुत ही रोचक वेस्टर्न है। जितना आप इसके बारे में सोचते हैं, या उतना ही रोचक होता जाता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या कभी कोई ऐसा वेस्टर्न रहा है जो दृश्य के रूप से इतना अव्यवस्थित ना हो। अधिकांश क्रियाकलाप डुरंगो मैक्सिको के आसपास ऊंचे रेगिस्तान में होते हैं, और कैनेडी स्वच्छ नीले आसमान, नक्शीदारी सफ़ेद रेत के टीलों और परिदृश्य के खिलाफ व्यवस्थित मानव आकृतियों के लिए इतने स्वादिष्ट रचनाओं में जाते हैं कि हमें सुमराई नाटकों की याद आ जाती है। अरे चलो, अब तक आप शायद सोच रहे होंगे कि दृश्य रचनाओं के बारे में यह सब बकवास क्या है। ये जॉन वॉन की वेस्टर्न है, यह अच्छी है या नहीं? खैर हाँ, यह काफ़ी अच्छी, एक शांत काम चलाऊ तरीके से। हालांकि अंत में कतरंग मोड़ है जो अनावश्यक रूप से आगे बढ़ो। वे रात में आगे बढ़ते हैं और यह खुशी की वेन बच्चों को खतरे में नहीं डालना चाहता, और चूँकि यह दृश्य जॉन वेन निभा रहा है, इसलिए हम कभी यह महसूस नहीं रुकते कि ऐसा दृश्य और ऐसे संवाद किसी अन्य संदर्भ में हास्यास्पद रूप से संभव होगा। अगर स्टीव मैकलिन या पालू न्यूमैन या रॉबर्ट मेचम स्वाद करने की कोशिश करते हैं, तो दर्शकों चिल्ला उठते हैं। केवल वह नहीं पश्चिमी फिल्मों में नैतिकता को विश्वसनीय बना सकते हैं। नई पश्चिमी फिल्म सैम
पेकिनपहा, सर्जियो लियोन व उनके अनुकरणकर्ताओं द्वारा फिल्माई गई पश्चिम अराजकता पर पीड़न और नियमित रक्तपान का स्थान है। ऐसे लोग होना ही चाहिए। वैन के अलावा कोई भी अभिनेता नहीं बचा जो सभी पश्चिमी नायक होने का दिखावा कर सके। क्या मैं यह सब बनना रहा हूँ या एक पल के लिए सोचे। द ट्रेन रॉबर्स में वैन का किरदार एक विधवा जो कुछ सोना वापस पाने में मदद करने के लिए सहमत है जिसके पति ने कुछ साल पहले चुराया था। वह सोना रेल मार्ग को वापस करना चाहती है जहां उसे चुराया गया था ताकि उसके पति का नाम साफ हो सके और उसका छोटा बेटा गर्व से बड़ा हो सके। यह वैन को एक समझदारी भरी योजना लगती है और विधवा की मदद करने के लिए दोस्तों बेन जॉनसन, रॉड टेलर, दो छोटे लड़कों का एक समूह बनाता है। उनका भुगतान $50,000 का इनाम होगा। हालांकि फिल्म के अंत में वे इसे भी छोड़ देते हैं। फिल्म में बहुत सारा एक्शन है, भयंकर गोलीबारी और ऐसी अन्य चीज़ें हैं, लेकिन फिल्म का मुख्य आकर्षण कैंप फायर के दृश्य है जो एक दूसरे को अपनी मानवता के बारे में बात करते हैं। वैन का चरित्र हमारे आश्चर्य की बात नहीं है। युद्ध में वीर, शांति में समय में महान, पुराने नैतिक नियमों का पालन करने वाला निकलता है। यहाँ पर बर्ट कैनेडी का दृश्य रणनीति सामने आती है। उनकी सामग्री उन्होंने फिल्म में लिखी 1973 में रिलीज हुई वेस्टर्न के संदर्भ में थोड़ी पुरानी है। 1950 के दशक में पश्चिमी नायकों की नैतिकता प्रेरणा फैशन में थी, खासकर उन फिल्मों में जहाँ जॉन फोर्ड ने वैन को निर्देशित किया था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 1973 में किसी भी वेस्टर्न में कथन का कोई भी विवरण घसा पीटा नहीं लगता है, इसलिए कैनेडी ने समझदारी से दृश्य व्यवस्था के हर निशान को ख़त्म करने का फैसला किया और अपनी फिल्म को लगभग अमूर्त स्पष्टता के साथ शूट किया। उदाहरण के लिए फिल्म की शुरुआत में शहर में दो कठोर संरचनाएं, एक रेल रोड ट्रैक को क्षितिज पर एक पहाड़ शामिल है। यहाँ तक कि रेल रोड क्रॉसिंग का भी कोई संकेत भी नहीं है। शहर के बाहर निकलने के बाद पात क्षितिज साफ प्राकृतिक रेखाओं का परिदृश्य में रहते हैं। कैनेडी सैल्यूट शूट्स के लिए जाना जाती है, जैसे ही मैंने उल्लेख किया है। आकृतियों की सावधानीपूर्वक आकस्मिक व्यवस्था के लिए हमें सुमरई फिल्म में पाते हैं जापानी पश्चिमी। इसका नतीजा एक ऐसी फिल्म है जो जैन भगवान के रहस्य को अलग करती है और उसे आवश्यक सादगी और सीधेपन से घेरती है। ये बहुत बुरा है कि कथानक का पैमाना पात्रों के पैमाने के लिए छोटा है और यह भी बुरा है कि कैनेडी अंत में विडंबनापूर्ण मूड में आ गया, लेकिन वह जॉन की अच्छी तरह से समझ जाता है। उसके लिए जितना भी प्रेम है मूवी में साफ साफ दिखाई देता है। डायरेक्टर और एक्टर के बीच का कोरिलेशन भी काफ़ी शानदार है। मूवी का बजट था मात्र $2.6 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $3.5 मिलियन का व्यापार किया। इसकी जो मूवी की लेंथ थी वो थी 52 मिनट। रिलीज की तारीख थी 7 फरवरी 1973। मूवी को विद्वान प्रेक्षक द्वारा किया गया था। उत्पादन बजट बैड जॉक प्रोडक्शन द्वारा था। संदिग्ध डोमिनिक फ्रंटियर द्वारा था। संपादन फ्रैंक सेंटलो और छायांकन विलियम एस्टर द्वारा दिया गया था। स्वागत। शिकागो सन टाइम्स रोजर एबर्ट ने फिल्म को 4 में से 3 स्टार दिए और काफ़ी अच्छे शानदार कामचलाऊ तरीके से फिल्म को आभार जताया। 6 समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को रोटन टोमेटो पर 33% का स्कोर प्राप्त हुआ, जो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा शानदार बात भी है। जॉन वेन ने इस मूवी में लॉन की भूमिका निभाई है। एन मार्गेट लिली के रूप में काम कर रहे हैं। रॉड टेलर ग्रेडी के रूप में है। बेन जॉनसन के रूप में है। क्रिस्टोफर जॉर्ज कैलिहून और बॉबी विंडम बेन यंग की भूमिका में अपना किरदार निभाते हैं। गैरी गैटन, सैम टर्नर पिंक सर्टिका भूमिका में भी। बर्ट कैनेडी की द ट्रेन रॉबर्स एक बहुत ही रोचक वेस्टर्न है। जितना आप इसके बारे में सोचते हैं या उतना ही रोचक होता जाता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या कभी कोई ऐसा वेस्टर्न रहा है जो दृश्य के रूप से इतना अव्यवस्थित ना हो। अधिकांश क्रियाकलाप डुरंगो मैक्सिको के आसपास ऊंचे रेगिस्तान में होते हैं और कैनेडी स्वच्छ नीले आसमान, नक्शीदारी सफ़ेद रेत के टीलों और परिदृश्य के खिलाफ व्यवस्थित मानव आकृतियों के लिए इतने स्वादिष्ट रचनाओं में जाते हैं कि हमें सुमराई नाटकों की याद आ जाती है। अरे चलो, अब तक आप शायद सोच रहे होंगे कि दृश्य रचनाओं के बारे में यह सब बकवास क्या है। ये जॉन वॉन की वेस्टर्न है, यह अच्छी है या नहीं। खैर हाँ, यह काफ़ी अच्छी एक शांत काम चलाऊ तरीके से, हालांकि अंत में कतरंग मोड़ है जो अनावश्यक रूप से आगे बढ़ो। वे रात में आगे बढ़ते हैं और यह खुशी की कि वेन बच्चों को खतरे में नहीं डालना चाहता और चूँकि
यह दृश्य जॉन वेन निभा रहा है, इसलिए हम कभी यह महसूस नहीं रुकते कि ऐसा दृश्य और ऐसे संवाद किसी अन्य संदर्भ में हास्यास्पद रूप से संभव होगा। अगर स्टीव मैकलिन या पालू न्यूमैन या रॉबर्ट मेचम स्वाद करने की कोशिश करते हैं तो दर्शकों चिल्ला उठते हैं। केवल वह नहीं पश्चिमी फिल्मों में नैतिकता को विश्वसनीय बना सकते हैं। नई पश्चिमी फिल्म सैम पेकिनपहा, सर्जियो लियोन व उनके अनुकरणकर्ताओं द्वारा फिल्माई गई पश्चिम अराजकता पर पीड़न और नियमित रक्तपान का स्थान है। ऐसे लोग होना ही चाहिए। वैन के अलावा कोई भी अभिनेता नहीं बचा जो सभी पश्चिमी नायक होने का दिखावा कर सके। क्या मैं यह सब बनना रहा हूँ या एक पल के लिए सोचे। द ट्रेन रॉबर्स में वैन का किरदार एक विधवा जो कुछ सोना वापस पाने में मदद करने के लिए सहमत है जिसके पति ने कुछ साल पहले चुराया था। वह सोना रेल मार्ग को वापस करना चाहती है जहां उसे चुराया गया था ताकि उसके पति का नाम साफ हो सके और उसका छोटा बेटा गर्व से बड़ा हो सके। यह वैन को एक समझदारी भरी योजना लगती है और विधवा की मदद करने के लिए दोस्तों बेन जॉनसन रोड टेलर दो छोटे लड़कों का एक समूह बनाता है। उनका भुगतान $50,000 का इनाम होगा। हालांकि फिल्म के अंत में वे इसे भी छोड़ देते हैं। फिल्म में बहुत सारा एक्शन है, भयंकर गोलीबारी और ऐसी अन्य चीज़ें हैं, लेकिन फिल्म का मुख्य आकर्षण कैंप फायर के दृश्य है जो एक दूसरे को अपनी मानवता के बारे में बात करते हैं। वैन का चरित्र हमारे आश्चर्य की बात नहीं है। युद्ध में वीर, शांति में समय में महान, पुराने नैतिक नियमों का पालन करने वाला निकलता है। यहाँ पर बर्ट कैनेडी का दृश्य रणनीति सामने आती है। उनकी सामग्री उन्होंने फिल्म में लिखी 1973 में रिलीज हुई वेस्टर्न के संदर्भ में थोड़ी पुरानी है। 1950 के दशक में पश्चिमी नायकों की नैतिकता प्रेरणा फैशन में थी, खासकर उन फिल्मों में जहाँ जॉन फोर्ड ने वैन को निर्देशित किया था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 1973 में किसी भी वेस्टर्न में कथन का कोई भी विवरण घसा पीटा नहीं लगता है, इसलिए कैनेडी ने समझदारी से दृश्य अव्यवस्था के हर निशान को ख़त्म करने का फैसला किया और अपनी फिल्म को लगभग मूर्त स्पष्टता के साथ शूट किया। उदाहरण के लिए फिल्म की शुरुआत में शहर में दो कठोर संरचनाएं, एक रेल रोड ट्रैक को क्षितिज पर एक पहाड़ शामिल है। यहाँ तक कि रेल रोड क्रॉसिंग का भी कोई संकेत भी नहीं है। शहर के बाहर निकलने के बाद पात क्षितिज साफ प्राकृतिक रेखाओं का परिदृश्य में रहते हैं। कैनेडी सैल्यूट शूट्स के लिए जाना जाती है, जैसे ही मैंने उल्लेख किया है। आकृतियों की सावधानीपूर्वक आकस्मिक व्यवस्था के लिए हमें सुमरई फिल्म में पाते हैं जापानी पश्चिमी। इसका नतीजा एक ऐसी फिल्म है जो जैन भगवान के रहस्य को अलग करती है और उसे आवश्यक सादगी और सीधेपन से घेरती है। ये बहुत बुरा है कि कथानक का पैमाना पात्रों के पैमाने के लिए छोटा है और यह भी बुरा है कि कैनेडी अंत में विडंबनापूर्ण मूड में आ गया, लेकिन वह जॉन की अच्छी तरह से समझ जाता है। उसके लिए जितना भी प्रेम है मूवी में साफ साफ दिखाई देता है। डायरेक्टर और एक्टर के बीच का कोरिलेशन भी काफ़ी शानदार है। मूवी का बजट था मात्र $2.6 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $3.5 मिलियन का व्यापार किया। इसकी जो मूवी की लेंथ थी वो थी 52 मिनट। रिलीज की तारीख थी 7 फरवरी 1973। मूवी को विद्वान प्रेक्षक द्वारा किया गया था। उत्पादन बजट बैड जोक प्रोडक्शन द्वारा था। संदिग्ध डोमिनिक फ्रंटियर द्वारा था। संपादन फ्रैंक सेंटलो और छायांकन विलियम एस्टर द्वारा दिया गया था। स्वागत। शिकागो सन टाइम्स रोजर एबर्ट ने फिल्म को 4 में से 3 स्टार दिए और काफ़ी अच्छी, शांत और कामचलाऊ तरीके से फिल्म को आभार जताया। 6 समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को रोटन टोमेटोज़ पर 33% का स्कोर प्राप्त हुआ, जो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा शानदार बात भी है। जॉन वेन ने इस मूवी में लॉन की भूमिका निभाई है। एन मार्गेट लिली के रूप में काम कर रहे हैं। रोटेल ग्रेडी के रूप में है। बेन जॉनसन के रूप में है। क्रिस्टोफर जॉर्ज कैलिहोन और बॉबी विंडम बेन यंग की भूमिका में अपना किरदार निभाते हैं। गैरी गैटन, सैम टर्नर पिंक सर्टी का भूमिका में भी। बर्ट कैनेडी की द ट्रेन रॉबर्स एक बहुत ही रोचक वेस्टर्न है। जितना आप इसके बारे में सोचते हैं या उतना ही रोचक होता जाता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या कभी कोई ऐसा वेस्टर्न रहा है जो दृश्य के रूप से इतना अव्यवस्थित ना हो। अधिकांश क्रियाकलाप डुरंगो मैक्सिको के आसपास ऊंचे रेगिस्तान में होते हैं और कैनेडी स्वच्छ नीले आसमान, नक्शीदारी सफ़ेद रेत के टीलों और परिदृश्य के खिलाफ व्यवस्थित मानव आकृतियों के लिए इतने स्वादिष्ट रचनाओं में जाते हैं कि हमें सुमराई नाटकों की याद आ जाती है। अरे चलो
अब तक आप शायद सोच रहे होंगे कि दृश्य रचनाओं के बारे में यह सब बकवास क्या है। ये जॉन वॉन की वेस्टर्न है, ये अच्छी है या नहीं? खैर हाँ, यह काफ़ी अच्छी एक शांत काम चलाऊ तरीके से, हालांकि अंत में एक अतरंग मोड़ है जो अनावश्यक रूप से आगे बढ़ो। वे रात में आगे बढ़ते हैं और यह खुशी की वेन बच्चों को खतरे में नहीं डालना चाहता, और चूंकि यह दृश्य जॉन वेन निभा रहा है, इसलिए हम कभी यह महसूस नहीं रुकते कि ऐसा दृश्य और ऐसे संवाद किसी अन्य संदर्भ में हास्यास्पद रूप से संभव होगा। अगर स्टीव मैकलिन या पालू न्यूमैन या रॉबर्ट मेचम स्वाद करने की कोशिश करते हैं तो दर्शकों चिल्ला उठते हैं। केवल वह नहीं पश्चिमी फिल्मों में नैतिकता को विश्वसनीय बना सकते हैं। नई पश्चिमी फिल्म सैम पेकिनपहा, सर्जियो लियोन व उनके अनुकरणकर्ताओं द्वारा फिल्माई गई पश्चिम अराजकता पर पीड़न और नियमित रक्तपान का स्थान है। ऐसे लोग होना ही चाहिए। वैन के अलावा कोई भी अभिनेता नहीं बचा जो सभी पश्चिमी नायक होने का दिखावा कर सके। क्या मैं यह सब बनना रहा हूँ या एक पल के लिए सोचे। द ट्रेन रॉबर्स में वैन का किरदार एक विधवा जो कुछ सोना वापस पाने में मदद करने के लिए सहमत है, जिसके पति ने कुछ साल पहले चुराया था। वह सोना रेल मार्ग को वापस करना चाहती है जहां उसे चुराया गया था, ताकि उसके पति का नाम साफ हो सके और उसका छोटा बेटा गर्व से बड़ा हो सके। यह वैन को एक समझदारी भरी योजना लगती है और विधवा की मदद करने के लिए दोस्तों बेन जॉनसन, रोड टेलर, दो छोटे लड़कों का एक समूह बनाता है। उनका भुगतान $50,000 का इनाम होगा। हालांकि फिल्म के अंत में वे इसे भी छोड़ देते हैं। फिल्म में बहुत सारा एक्शन है, भयंकर गोलीबारी और ऐसी अन्य चीज़ें हैं, लेकिन फिल्म का मुख्य आकर्षण कैंप फायर के दृश्य है जो एक दूसरे को अपनी मानवता के बारे में बात करते हैं। वैन का चरित्र हमारे आश्चर्य की बात नहीं है। युद्ध में वीर, शांति में समय में महान, पुराने नैतिक नियमों का पालन करने वाला निकलता है। यहाँ पर बर्ट कैनेडी का दृश्य रणनीति सामने आती है। उनकी सामग्री उन्होंने फिल्म में लिखी 1973 में रिलीज हुई वेस्टर्न के संदर्भ में थोड़ी पुरानी है। 1950 के दशक में पश्चिमी नायकों की नैतिकता प्रेरणा फैशन में थी, खासकर उन फिल्मों में जहाँ जॉन फोर्ड ने वैन को निर्देशित किया था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 1973 में किसी भी वेस्टर्न में कथन का कोई भी विवरण घसा पीटा नहीं लगता है, इसलिए कैनेडी ने समझदारी से दृश्य अव्यवस्था के हर निशान को ख़त्म करने का फैसला किया और अपनी फिल्म को लगभग अमूर्त स्पष्टता के साथ शूट किया। उदाहरण के लिए फिल्म की शुरुआत में शहर में दो कठोर संरचनाएं, एक रेल रोड ट्रैक को क्षितिज पर एक पहाड़ शामिल है। यहाँ तक कि रेल रोड क्रॉसिंग का भी कोई संकेत भी नहीं है। शहर के बाहर निकलने के बाद पात क्षितिज साफ प्राकृतिक रेखाओं का परिदृश्य में रहते हैं। कैनेडी सैल्यूट शूट्स के लिए जाना जाती है, जैसे ही मैंने उल्लेख किया है। आकृतियों की सावधानीपूर्वक आकस्मिक व्यवस्था के लिए हमें सुमरई फिल्म में पाते हैं जापानी पश्चिमी। इसका नतीजा एक ऐसी फिल्म है जो जैन भगवान के रहस्य को अलग करती है और उसे आवश्यक सादगी और सीधेपन से घेरती है। ये बहुत बुरा है कि कथानक का पैमाना पात्रों के पैमाने के लिए छोटा है, और यह भी बुरा है कि कैनेडी अंत में विडम्बनापूर्ण मूड में आ गया, लेकिन वह जॉन की अच्छी तरह से समझ जाता है। उसके लिए जितना भी प्रेम है मूवी में साफ साफ दिखाई देता है। डायरेक्टर और एक्टर के बीच का कोरिलेशन भी काफ़ी शानदार है। मूवी का बजट था मात्र $2.6 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $3.5 मिलियन का व्यापार किया। इसकी जो मूवी की लेंथ थी वो थी 52 मिनट। रिलीज़ की तारीख थी 7 फरवरी 1973। मूवी को विद्वान प्रेक्षक द्वारा किया गया था। उत्पादन बजट बैड जॉक प्रोडक्शन द्वारा था। संदिग्ध डोमिनिक फ्रंटियर द्वारा था। संपादन फ्रैंक सेंटलो और छायांकन विलियम एस्टर द्वारा दिया गया था। स्वागत। शिकागो सन टाइम्स रोजर एबर्ट ने फिल्म को 4 में से 3 स्टार दिए और काफ़ी अच्छी शांत और कामचलाऊ तरीके से फिल्म को आभार जताया। 6 समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को रोटन टोमेटो पर 33% का स्कोर प्राप्त हुआ, जो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा शानदार बात भी है। जॉन वेन ने इस मूवी में लॉन की भूमिका निभाई है। एन मार्गेट लिली के रूप में काम कर रहे हैं। रोटेल ग्रेडी के रूप में है। बेन जैनसन के रूप में है। क्रिस्टोफर जॉर्ज कैलीहोन और बॉबी विंडम बेन यंग की भूमिका में अपना किरदार निभाते हैं। गैरी गैटन, सैम टर्नर पिंक सर्टी का भूमिका में भी। बर्ट कैनेडी की द ट्रेन रॉबर्स एक बहुत ही रोचक वेस्टर्न है। जितना आप इसके बारे में सोचते हैं या उतना ही रोचक होता जाता है।
मुझे आश्चर्य है कि क्या कभी कोई ऐसा वेस्टर्न रहा है जो दृश्य के रूप से इतना अव्यवस्थित ना हो। अधिकांश क्रियाकलाप डुरंगो मेक्सिको के आसपास ऊंचे रेगिस्तान में होते हैं और कनाडा स्वच्छ नीले आसमान, नक्शीदारी सफ़ेद रेत के टीलों और परिदृश्य के खिलाफ व्यवस्थित मानव आकृतियों के लिए इतने स्वादिष्ट रचनाओं में जाते हैं कि हमें सुमराई नाटकों की याद आ जाती है। अरे चलो, अब तक आप शायद सोच रहे होंगे कि दृश्य रचनाओं के बारे में यह सब बकवास क्या है। ये जॉन वॉन की वेस्टर्न है, यह अच्छी है या नहीं? खैर हाँ, यह काफ़ी अच्छी, एक शांत काम चलाऊ तरीके से, हालांकि अंत में एक अतरंग मोड़ है जो अनावश्यक रूप से आगे बढ़ो। वे रात में आगे बढ़ते हैं और यह खुशी की कि वेन बच्चों को खतरे में नहीं डालना चाहता, और चूंकि यह दृश्य जॉन वेन निभा रहा है, इसलिए हम कभी यह महसूस नहीं रुकते कि ऐसा दृश्य और ऐसे संवाद किसी अन्य संदर्भ में हास्यास्पद रूप से संभव होगा। अगर स्टीव मैकलिन या पालू न्यूमैन या रॉबर्ट मेचम स्वाद करने की कोशिश करते हैं तो दर्शकों चिल्ला उठते हैं। केवल वह नहीं पश्चिमी फिल्मों में नैतिकता को विश्वसनीय बना सकते हैं। नई पश्चिमी फिल्म सैम पेकिनपहा, सर्जियो लियोन व उनके अनुकरणकर्ताओं द्वारा फिल्माई गई पश्चिम अराजकता पर पीड़न और नियमित रक्तपान का स्थान है। ऐसे लोग होना ही चाहिए। वैन के अलावा कोई भी अभिनेता नहीं बचा जो सभी पश्चिमी नायक होने का दिखावा कर सके। क्या मैं यह सब बनना रहा हूँ या एक पल के लिए सोचे। द ट्रेन रॉबर्स में वैन का किरदार एक विधवा जो कुछ सोना वापस पाने में मदद करने के लिए सहमत है, जिसके पति ने कुछ साल पहले चुराया था। वह सोना रेल मार्ग को वापस करना चाहती है जहां उसे चुराया गया था, ताकि उसके पति का नाम साफ हो सके और उसका छोटा बेटा गर्व से बड़ा हो सके। यह वैन को एक समझदारी भरी योजना लगती है और विधवा की मदद करने के लिए दोस्तों बेन जॉनसन, रोड टेलर, दो छोटे लड़कों का एक समूह बनाता है। उनका भुगतान $50,000 का इनाम होगा। हालांकि फिल्म के अंत में वे इसे भी छोड़ देते हैं। फिल्म में बहुत सारा एक्शन है, भयंकर गोलीबारी और ऐसी अन्य चीज़ें हैं, लेकिन फिल्म का मुख्य आकर्षण कैंप फायर के दृश्य हैं जो एक दूसरे को अपनी मानवता के बारे में बात करते हैं। वैन का चरित्र हमारे आश्चर्य की बात नहीं है। युद्ध में वीर, शांति में समय में महान, पुराने नैतिक नियमों का पालन करने वाला निकलता है। यहाँ पर बर्ट कैनेडी का दृश्य रणनीति सामने आती है। उनकी सामग्री उन्होंने फिल्म में लिखी 1973 में रिलीज हुई वेस्टर्न के संदर्भ में थोड़ी पुरानी है। 1950 के दशक में पश्चिमी नायकों की नैतिकता प्रेरणा फैशन में थी, खासकर उन फिल्मों में जहाँ जॉन फोर्ड ने वैन को निर्देशित किया था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 1973 में किसी भी वेस्टर्न में कथन का कोई भी विवरण घसा पीटा नहीं लगता है, इसलिए कैनेडी ने समझदारी से दृश्य अव्यवस्था के हर निशान को ख़त्म करने का फैसला किया और अपनी फिल्म को लगभग अमूर्त स्पष्टता के साथ शूट किया। उदाहरण के लिए फिल्म की शुरुआत में शहर में दो कठोर संरचनाएं, एक रेल रोड ट्रैक को क्षितिज पर एक पहाड़ शामिल है। यहाँ तक कि रेल रोड क्रॉसिंग का भी कोई संकेत भी नहीं है। शहर के बाहर निकलने के बाद पात्र क्षितिज साफ प्राकृतिक रेखाओं का परिदृश्य में रहते हैं। कैनेडी सैल्यूट शूट्स के लिए जाना जाती है, जैसे ही मैंने उल्लेख किया है। आकृतियों की सावधानीपूर्वक आकस्मिक व्यवस्था के लिए हमें सुमराई फिल्म में पाते हैं जापानी पश्चिमी। इसका नतीजा एक ऐसी फिल्म है जो जैन भगवान के रहस्य को अलग करती है और उसे आवश्यक सादगी और सीधेपन से घेरती है। ये बहुत बुरा है कि कथानक का पैमाना पात्रों के पैमाने के लिए छोटा है, और यह भी बुरा है कि कैनेडी अंत में विडम्बनापूर्ण मूड में आ गया, लेकिन वह जॉन की अच्छी तरह से समझ जाता है। उसके लिए जितना भी प्रेम है मूवी में साफ साफ दिखाई देता है। डायरेक्टर और एक्टर के बीच का कोरिलेशन भी काफ़ी शानदार है। मूवी का बजट था मात्र $2.6 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $3.5 मिलियन का व्यापार किया। इसकी जो मूवी की लेंथ थी वो थी 52 मिनट। रिलीज की तारीख थी 7 फरवरी 1973। मूवी को विद्वान प्रेक्षक द्वारा किया गया था। उत्पादन बजट बैड जोक प्रोडक्शन द्वारा था। संदिग्ध डोमिनिक फ्रंटियर द्वारा था। संपादन फ्रैंक सेंटलो और छायांकन विलियम एस्टर द्वारा दिया गया था। स्वागत। शिकागो सन टाइम्स रोजर एबर्ट ने फिल्म को 4 में से 3 स्टार दिए और काफ़ी अच्छी शांत और कामचलाऊ तरीके से फिल्म को आभार जताया। 6 समीक्षकों के आधार पर फिल्म को रोटन टोमेटोज़ पर 33% का स्कोर प्राप्त हुआ, जो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा शानदार बात भी है।
जॉन वेन ने इस मूवी में लॉन की भूमिका निभाई है। एन मार्गेट लिली के रूम में काम कर रहे हैं, रोटेल ग्रेडी के रूम में है, बेन जॉनसन के रूम में है, क्रिस्टोफर जॉर्ज कैलीहून और बॉबी विंडम बेन यंग की भूमिका में अपना किरदार निभाते हैं। गैरी गैटन, सैम टर्नर पिंक सर्टी का भूमिका में भी। बर्ट केनेडी की द ट्रेन रोबर्स एक बहुत ही रोचक वेस्टर्न है। जितना आप इसके बारे में सोचते हैं, यह उतना ही रोचक होता जाता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या कभी कोई ऐसा वेस्टर्न रहा है जो दृश्य के रूप से इतना अव्यवस्थित ना हो। अधिकांश क्रियाकलाप डुरंगो मेक्सिको के आसपास ऊंचे रेगिस्तान में होते हैं और कैनेडी स्वच्छ नीले आसमान, नक्शीदारी सफ़ेद रेत के टीलों और परिदृश्य के खिलाफ व्यवस्थित मानव आकृतियों के लिए इतने स्वादिष्ट रचनाओं में जाते हैं कि हमें सुमराई नाटकों की याद आ जाती है। अरे चलो, अब तक आप शायद सोच रहे होंगे कि दृश्य रचनाओं के बारे में यह सब बकवास क्या है। ये जॉन वॉन की वेस्टर्न है, यह अच्छी है या नहीं? खैर हाँ, यह काफ़ी अच्छी, एक शांत काम चलाऊ तरीके से, हालांकि अंत में एक अतरंग मोड़ है जो अनावश्यक रूप से आगे बढ़ो। वे रात में आगे बढ़ते हैं और यह खुशी की कि बेन बच्चों को खतरे में नहीं डालना चाहता, और चूंकि यह दृश्य जॉन वेन निभा रहा है, इसलिए हम कभी यह महसूस नहीं रुकते कि ऐसा दृश्य और ऐसे संवाद किसी अन्य संदर्भ में हास्यास्पद रूप से संभव होगा। अगर स्टीव मैकलिन या पालू न्यूमैन या रॉबर्ट मेचम स्वाद करने की कोशिश करते हैं तो दर्शकों चिल्ला उठते हैं। केवल वह ही पश्चिमी फिल्मों में नैतिकता को विश्वसनीय बना सकते हैं। नई पश्चिमी फिल्म सैम पेकिनपहा, सर्जियो लियोन व उनके अनुकरणकर्ताओं द्वारा फिल्माई गई पश्चिम अराजकता पर पीड़न और नियमित रक्तपान का स्थान है। ऐसे लोग होना ही चाहिए। वैन के अलावा कोई भी अभिनेता नहीं बचा जो सभी पश्चिमी नायक होने का दिखावा कर सके। क्या मैं यह सब बनना रहा हूँ या एक पल के लिए सोचे। द ट्रेन रोबर्स में वैन का किरदार एक विधवा जो कुछ सोना वापस पाने में मदद करने के लिए सहमत है, जिसके पति ने कुछ साल पहले चुराया था। वह सोना रेल मार्ग को वापस करना चाहती है जहां उसे चुराया गया था, ताकि उसके पति का नाम साफ हो सके और उसका छोटा बेटा गर्व से बड़ा हो सके। यह वैन को एक समझदारी भरी योजना लगती है और विधवा की मदद करने के लिए दोस्तों बेन जॉनसन, रोड टेलर, दो छोटे लड़कों का एक समूह बनाता है। उनका भुगतान $50,000 का इनाम होगा। हालांकि फिल्म के अंत में वे इसे भी छोड़ देते हैं। फिल्म में बहुत सारा एक्शन है, भयंकर गोलीबारी और ऐसी अन्य चीज़ें हैं, लेकिन फिल्म का मुख्य आकर्षण कैंप फायर के दृश्य है जो एक दूसरे को अपनी मानवता के बारे में बात करते हैं। वैन का चरित्र हमारे आश्चर्य की बात नहीं है। युद्ध में वीर, शांति में समय में महान, पुराने नैतिक नियमों का पालन करने वाला निकलता है। यहाँ पर बर्ट केनेडी का दृश्य रणनीति सामने आती है। उनकी सामग्री उन्होंने फिल्म में लिखी 1973 में रिलीज हुई वेस्टर्न के संदर्भ में थोड़ी पुरानी है। 1950 के दशक में पश्चिमी नायकों की नैतिकता प्रेरणा फैशन में थी, खासकर उन फिल्मों में जहाँ जॉन फोर्ड ने वैन को निर्देशित किया था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 1973 में किसी भी वेस्टर्न में कथन का कोई भी विवरण घसा पीटा नहीं लगता है, इसलिए केनेडी ने समझदारी से दृश्य अव्यवस्था के हर निशान को ख़त्म करने का फैसला किया और अपनी फिल्म को लगभग मूर्त स्पष्टता के साथ शूट किया। उदाहरण के लिए फिल्म की शुरुआत में शहर में दो कठोर संरचनाएं, एक रेल रोड ट्रैक को क्षितिज पर एक पहाड़ शामिल है। यहाँ तक कि रेल रोड क्रॉसिंग का भी कोई संकेत भी नहीं है। शहर के बाहर निकलने के बाद पात क्षितिज साफ प्राकृतिक रेखाओं का परिदृश्य में रहते हैं। केनेडी सैल्यूट शूट्स के लिए जाना जाती है, जैसे ही मैंने उल्लेख किया है। आकृतियों की सावधानीपूर्वक आकस्मिक व्यवस्था के लिए हमें सुमराई फिल्म में पाते हैं जापानी पश्चिमी। इसका नतीजा एक ऐसी फिल्म है जो जैन भगवान के रहस्य को अलग करती है और उसे आवश्यक सादगी और सीधेपन से घेरती है। ये बहुत बुरा है कि कथानक का पैमाना पात्रों के पैमाने के लिए छोटा है, और यह भी बुरा है कि केनेडी अंत में विडंबनापूर्ण मूड में आ गया, लेकिन वह जॉन की अच्छी तरह से समझ जाता है। उसके लिए जितना भी प्रेम है मूवी में साफ साफ दिखाई देता है। डायरेक्टर और एक्टर के बीच का कोरिलेशन भी काफ़ी शानदार है। मूवी का बजट था मात्र $2.6 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $3.5 मिलियन का व्यापार किया। इसकी जो मूवी की लेंथ थी वो थी 92 मिनट। रिलीज़ की तारीख थी 7 फरवरी 1973।
मूवी को विद्वान प्रेक्षक द्वारा किया गया था। उत्पादन बजट बैड जोक प्रोडक्शन द्वारा था। संदीप डोमिनिक फ्रंटियर द्वारा था। संपादन फ्रैंक सेंटलो और छायांकन विलियम एस्टर द्वारा दिया गया था। स्वागत। शिकागो सन टाइम्स रोजर एबर्ट ने फिल्म को 4 में से 3 स्टार दिए और काफ़ी अच्छी शानदार कामचलाऊ तरीके से फिल्म को आभार जताया। 6 समीक्षकों के आधार पर फिल्म को रोटन टोमेटोज़ पर 33% का स्कोर प्राप्त हुआ, जो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा शानदार बात भी है। जॉन वेन ने इस मूवी में लॉन की भूमिका निभाई है। एन मार्गेट लिली के रूप में काम कर रहे हैं। रोटेल ग्रेडी के रूप में है। बैन जैनसन के रूप में है। क्रिस्टोफर जॉर्ज कैलीहोन और बॉबी विंडम बेन यंग की भूमिका में अपना किरदार निभाते हैं। गैरी गैटन, सैम टर्नर, पिंक सर्टी का भूमिका में भी। बर्ट केनेडी की द ट्रेन रोबर्स एक बहुत ही रोचक वेस्टर्न है। जितना आप इसके बारे में सोचते हैं, यह उतना ही रोचक होता जाता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या कभी कोई ऐसा वेस्टर्न रहा है जो दृश्य के रूप से इतना अव्यवस्थित ना हो। अधिकांश क्रियाकलाप डुरंगो मैक्सिको के आसपास ऊंचे रेगिस्तान में होते हैं और कैनेडी स्वच्छ नीले आसमान, नक्शीदारी सफ़ेद रेत के टीलों और परिदृश्य के खिलाफ व्यवस्थित मानव आकृतियों के लिए इतने स्वादिष्ट रचनाओं में जाते हैं कि हमें सुमराई नाटकों की याद आ जाती है। अरे चलो, अब तक आप शायद सोच रहे होंगे कि दृश्य रचनाओं के बारे में यह सब बकवास क्या है। ये जॉन वॉन की वेस्टर्न है, यह अच्छी है या नहीं? खैर हाँ, यह काफ़ी अच्छी एक शांत काम चलाऊ तरीके से, हालांकि अंत में एक अतरंग मोड़ है जो अनावश्यक रूप से आगे बढ़ो। वे रात में आगे बढ़ते हैं और यह खुशी की वेन बच्चों को खतरे में नहीं डालना चाहता, और चूंकि यह दृश्य जॉन वेन निभा रहा है, इसलिए हम कभी यह महसूस नहीं रुकते कि ऐसा दृश्य और ऐसे संवाद किसी अन्य संदर्भ में हास्यास्पद रूप से संभव होगा। अगर स्टीव मैकलिन या पालू न्यूमैन या रॉबर्ट मेचम स्वाद करने की कोशिश करते हैं तो दर्शकों चिल्ला उठते हैं। केवल वे ही पश्चिमी फिल्मों में नैतिकता को विश्वसनीय बना सकते हैं। नई पश्चिमी फिल्म सैम पेकिनपहा, सर्जियो लियोन व उनके अनुकरणकर्ताओं द्वारा फिल्माई गई पश्चिम अराजकता पर पीड़न और नियमित रक्तपान का स्थान है। ऐसे लोग होना ही चाहिए। वैन के अलावा कोई भी अभिनेता नहीं बचा जो सभी पश्चिमी नायक होने का दिखावा कर सके। क्या मैं यह सब बनना रहा हूँ या एक पल के लिए सोचे। द ट्रेन रोबर्स में वैन का किरदार एक विधवा जो कुछ सोना वापस पाने में मदद करने के लिए सहमत है, जिसके पति ने कुछ साल पहले चुराया था। वह सोना रेल मार्ग को वापस करना चाहती है जहां उसे चुराया गया था, ताकि उसके पति का नाम साफ हो सके और उसका छोटा बेटा गर्व से बड़ा हो सके। यह वैन को एक समझदारी भरी योजना लगती है और विधवा की मदद करने के लिए दोस्तों बेन जॉनसन, रोड टेलर, 2 छोटे लड़कों का एक समूह बनाता है। उनका भुगतान $50,000 का इनाम होगा। हालांकि फिल्म के अंत में वे इसे भी छोड़ देते हैं। फिल्म में बहुत सारा एक्शन है, भयंकर गोलीबारी और ऐसी अन्य चीज़ें हैं, लेकिन फिल्म का मुख्य आकर्षण कैंप फायर के दृश्य है जो एक दूसरे को अपनी मानवता के बारे में बात करते हैं। वैन का चरित्र हमारे आश्चर्य की बात नहीं है। युद्ध में वीर, शांति में समय में महान, पुराने नैतिक नियमों का पालन करने वाला निकलता है। यहाँ पर बर्ट केनेडी का दृश्य रणनीति सामने आती है। उनकी सामग्री उन्होंने फिल्म में लिखी 1973 में रिलीज हुई वेस्टर्न के संदर्भ में थोड़ी पुरानी है। 1950 के दशक में पश्चिमी नायकों की नैतिकता प्रेरणा फैशन में थी, खासकर उन फिल्मों में जहाँ जॉन फोर्ड ने वैन को निर्देशित किया था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 1973 में किसी भी वेस्टर्न में कथन का कोई भी विवरण घसा पीटा नहीं लगता है, इसलिए केनेडी ने समझदारी से दृश्य अव्यवस्था के हर निशान को ख़त्म करने का फैसला किया और अपनी फिल्म को लगभग मूर्त स्पष्टता के साथ शूट किया। उदाहरण के लिए फिल्म की शुरुआत में शहर में 2 कठोर संरचनाएं, एक रेल रोड ट्रैक को क्षितिज पर एक पहाड़ शामिल है। यहाँ तक कि रेल रोड क्रॉसिंग का भी कोई संकेत भी नहीं है। शहर के बाहर निकलने के बाद पात क्षितिज साफ प्राकृतिक रेखाओं का परिदृश्य में रहते हैं। केनेडी सैल्यूट शूट्स के लिए जाना जाती है, जैसे ही मैंने उल्लेख किया है। आकृतियों की सावधानीपूर्वक आकस्मिक व्यवस्था के लिए हमें सुमराई फिल्म में पाते हैं जापानी पश्चिमी। इसका नतीजा एक ऐसी फिल्म है जो जैन भगवान के रहस्य को अलग करती है और उसे आवश्यक सादगी और सीधेपन से घेरती है। ये बहुत बुरा है कि कथानक का पैमाना पात्रों के पैमाने के लिए छोटा है
और यह भी बुरा है कि कैनेडी अंत में विडम्बनापूर्ण मूड में आ गया, लेकिन वह जॉन की अच्छी तरह से समझ जाता है। उसके उसके लिए जितना भी प्रेम है मूवी में साफ साफ दिखाई देता है। डायरेक्टर और एक्टर के बीच का कोरिलेशन भी काफ़ी शानदार है। मूवी का बजट था मात्र $2.6 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $3.5 मिलियन का व्यापार किया। इसकी जो मूवी की लेंथ थी वो थी 52 मिनट। रिलीज की तारीख थी 7 फरवरी 1973। मूवी को विद्वान प्रेक्षक द्वारा किया गया था। उत्पादन बजट बैड जॉक प्रोडक्शन द्वारा था। संदिग्ध डोमिनिक फ्रंटियर द्वारा था। संपादन फ्रैंक सेंटलो और छायांकन विलियम एस्टर द्वारा दिया गया था। स्वागत। शिकागो सन टाइम्स रोजर एबर्ट ने फिल्म को 4 में से 3 स्टार दिए और काफ़ी अच्छी शानदार कामचलाऊ तरीके से फिल्म को आभार जताया। 6 समीक्षकों के आधार पर फिल्म को रोटन टोमेटो पर 33% का स्कोर प्राप्त हुआ, जो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा शानदार बात भी है। जॉन वेन ने इस मूवी में लॉन की भूमिका निभाई है। एन मार्गेट लिली के रूप में काम कर रहे हैं। रोटेल ग्रेडी के रूप में है। बेन जॉनसन के रूप में है। क्रिस्टोफर जॉर्ज कैलिहोन और बॉबी विंडम बेन यंग की भूमिका में अपना किरदार निभाते हैं। गैरी गैटन, सैम टर्नर, पिंक सर्टी का भूमिका में भी। बर्ट कैनेडी की द ट्रेन रोबर्स एक बहुत ही रोचक वेस्टर्न है। जितना आप इसके बारे में सोचते हैं या उतना ही रोचक होता जाता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या कभी कोई ऐसा वेस्टर्न रहा है जो दृश्य के रूप से इतना अव्यवस्थित ना हो। अधिकांश क्रियाकलाप डुरंगो मैक्सिको के आसपास ऊंचे रेगिस्तान में होते हैं और कैनेडी स्वच्छ नीले आसमान, नक्शीदारी सफ़ेद रेत के टीलों और परिदृश्य के खिलाफ व्यवस्थित मानव आकृतियों के लिए इतने स्वादिष्ट रचनाओं में जाते हैं कि हमें सुमराई नाटकों की याद आ जाती है। अरे चलो, अब तक आप शायद सोच रहे होंगे कि दृश्य रचनाओं के बारे में यह सब बकवास क्या है। ये जॉन वॉन की वेस्टर्न है, यह अच्छी है या नहीं? खैर हाँ, यह काफ़ी अच्छी एक शांत काम चलाऊ तरीके से, हालांकि अंत में एक अतरंग मोड़ है जो अनावश्यक रूप से आगे बढ़ो। वे रात में आगे बढ़ते हैं और यह खुशी की वेन बच्चों को खतरे में नहीं डालना चाहता, और चूंकि यह दृश्य जॉन वेन निभा रहा है, इसलिए हम कभी यह महसूस नहीं रुकते कि ऐसा दृश्य और ऐसे संवाद किसी अन्य संदर्भ में हास्यास्पद रूप से संभव होगा। अगर स्टीव मैकलिन या पालू न्यूमैन या रॉबर्ट मेचम स्वाद करने की कोशिश करते हैं तो दर्शकों चिल्ला उठते हैं। केवल वह नहीं पश्चिमी फिल्मों में नैतिकता को विश्वसनीय बना सकते हैं। नई पश्चिमी फिल्म सैम पेकिनपहा, सर्जियो लियोन व उनके अनुकरणकर्ताओं द्वारा फिल्माई गई पश्चिम अराजकता पर पीड़न और नियमित रक्तपान का स्थान है। ऐसे लोग होना ही चाहिए। वैन के अलावा कोई भी अभिनेता नहीं बचा जो सभी पश्चिमी नायक होने का दिखावा कर सके। क्या मैं यह सब बनना रहा हूँ या एक पल के लिए सोचे। द ट्रेन रोबर्स में वैन का किरदार एक विधवा जो कुछ सोना वापस पाने में मदद करने के लिए सहमत है, जिसके पति ने कुछ साल पहले चुराया था। वह सोना रेल मार्ग को वापस करना चाहती है जहां उसे चुराया गया था, ताकि उसके पति का नाम साफ हो सके और उसका छोटा बेटा गर्व से बड़ा हो सके। यह वैन को एक समझदारी भरी योजना लगती है और विधवा की मदद करने के लिए दोस्तों बेन जॉनसन, रोड टेलर, 2 छोटे लड़कों का एक समूह बनाता है। उनका भुगतान $50,000 का इनाम होगा। हालांकि फिल्म के अंत में वे इसे भी छोड़ देते हैं। फिल्म में बहुत सारा एक्शन है, भयंकर गोलीबारी और ऐसी अन्य चीज़ें हैं, लेकिन फिल्म का मुख्य आकर्षण कैंप फायर के दृश्य है जो एक दूसरे को अपनी मानवता के बारे में बात करते हैं। वैन का चरित्र हमारे आश्चर्य की बात नहीं है। युद्ध में वीर, शांति में समय में महान, पुराने नैतिक नियमों का पालन करने वाला निकलता है। यहाँ पर बर्ट कैनेडी का दृश्य रणनीति सामने आती है। उनकी सामग्री उन्होंने फिल्म में लिखी 1973 में रिलीज हुई वेस्टर्न के संदर्भ में थोड़ी पुरानी है। 1950 के दशक में पश्चिमी नायकों की नैतिकता प्रेरणा फैशन में थी, खासकर उन फिल्मों में जहाँ जॉन फोर्ड ने वैन को निर्देशित किया था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 1973 में किसी भी वेस्टर्न में कथन का कोई भी विवरण घसा पिटा नहीं लगता है, इसलिए कैनेडी ने समझदारी से दृश्य अव्यवस्था के हर निशान को ख़त्म करने का फैसला किया और अपनी फिल्म को लगभग अमूर्त स्पष्टता के साथ शूट किया। उदाहरण के लिए फिल्म की शुरुआत में शहर में 2 कठोर संरचनाएं, एक रेल रोड ट्रैक को क्षितिज पर एक पहाड़ शामिल है। यहाँ तक कि रेल रोड क्रॉसिंग का भी कोई संकेत भी नहीं है।
शहर के बाहर निकलने के बाद पात क्षितिज साफ प्राकृतिक रेखाओं का परिदृश्य में रहते हैं। कैनेडी सैल्यूट सूट्स के लिए जाना जाती है, जैसे ही मैंने उल्लेख किया है। आकृतियों की सावधानीपूर्वक आकस्मिक व्यवस्था के लिए हमें सुमरई फिल्म में पाते हैं जापानी पश्चिमी। इसका नतीजा एक ऐसी फिल्म है जो जैन भगवान के रहस्य को अलग करती है और उसे आवश्यक सादगी और सीधेपन से घेरती है। ये बहुत बुरा है कि कथानक का पैमाना पात्रों के पैमाने के लिए छोटा है, और यह भी बुरा है कि कैनेडी अंत में विडम्बनापूर्ण मूड में आ गया, लेकिन वह जॉन की अच्छी तरह से समझ जाता है। उसके लिए जितना भी प्रेम है मूवी में साफ साफ दिखाई देता है। डायरेक्टर और एक्टर के बीच का कोरिलेशन भी काफ़ी शानदार है। मूवी का बजट था मात्र $2.6 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $3.5 मिलियन का व्यापार किया। इसकी जो मूवी की लेंथ थी वो थी 52 मिनट। रिलीज की तारीख थी 7 फरवरी 1973। मूवी को प्रेक्षक द्वारा किया गया था। उत्पादन बजट बैड जॉक प्रोडक्शन द्वारा था। संदिग्ध डोमिनिक फ्रंटियर द्वारा था। संपादन फ्रैंक सेंटलो और छायांकन विलियम एस्टर द्वारा दिया गया था। स्वागत। शिकागो सन टाइम्स रोजर एबर्ट ने फिल्म को 4 में से 3 स्टार दिए और काफ़ी अच्छी शांत और कामचलाऊ तरीके से फिल्म को आभार जताया। 6 समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को रोटन टोमेटो पर 33% का स्कोर प्राप्त हुआ, जो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा शानदार बात भी है। जॉन वेन ने इस मूवी में लॉन की भूमिका निभाई है। एन मार्गेट लिली के रूप में काम कर रहे हैं। रोटेल ग्रेडी के रूप में है। बेन जैनसन के रूप में है। क्रिस्टोफर जॉर्ज कैलिहोन और बॉबी विंडम बेन यंग की भूमिका में अपना किरदार निभाते हैं। गैरी गैटन, सैम टर्नर, पिंक सर्टी का भूमिका में भी। बर्ट कैनेडी की द ट्रेन रोबर्स एक बहुत ही रोचक वेस्टर्न है। जितना आप इसके बारे में सोचते हैं, यह उतना ही रोचक होता जाता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या कभी कोई ऐसा वेस्टर्न रहा है जो दृश्य के रूप से इतना अव्यवस्थित ना हो। अधिकांश क्रियाकलाप डुरंगो मैक्सिको के आसपास ऊंचे रेगिस्तान में होते हैं, और कैनेडी स्वच्छ नीले आसमान, नक्शीदारी सफ़ेद रेत के टीलों और परिदृश्य के खिलाफ व्यवस्थित मानव आकृतियों के लिए इतने स्वादिष्ट रचनाओं में जाते हैं कि हमें सुमराई नाटकों की याद आ जाती है। अरे चलो, अब तक आप शायद सोच रहे होंगे कि दृश्य रचनाओं के बारे में यह सब बकवास क्या है। ये जॉन वॉन की वेस्टर्न है, यह अच्छी है या नहीं? खैर हाँ, यह काफ़ी अच्छी एक शांत काम चलाऊ तरीके से, हालांकि अंत में एक अतरंग मोड़ है जो अनावश्यक रूप से आगे बढ़ो। वे रात में आगे बढ़ते हैं और यह खुशी की वेन बच्चों को खतरे में नहीं डालना चाहता, और चूँकि यह दृश्य जॉन वेन निभा रहा है, इसलिए हम कभी यह महसूस नहीं रुकते कि ऐसा दृश्य और ऐसे संवाद किसी अन्य संदर्भ में हास्यास्पद रूप से संभव होगा। अगर स्टीव मैकलिन या पालू न्यूमैन या रॉबर्ट मेचम स्वाद करने की कोशिश करते हैं तो दर्शकों चिल्ला उठते हैं। केवल वह नहीं पश्चिमी फिल्मों में नैतिकता को विश्वसनीय बना सकते हैं। नई पश्चिमी फिल्म सैम पेकिनपहा, सर्जियो लियोन व उनके अनुकरणकर्ताओं द्वारा फिल्माई गई पश्चिम अराजकता पर पीड़न और नियमित रक्तपान का स्थान है। ऐसे लोग होना ही चाहिए। वैन के अलावा कोई भी अभिनेता नहीं बचा जो सभी पश्चिमी नायक होने का दिखावा कर सके। क्या मैं यह सब बनना रहा हूँ या एक पल के लिए सोचे। द ट्रेन रोबर्स में वैन का किरदार एक विधवा जो कुछ सोना वापस पाने में मदद करने के लिए सहमत है, जिसके पति ने कुछ साल पहले चुराया था। वह सोना रेल मार्ग को वापस करना चाहती है जहां उसे चुराया गया था, ताकि उसके पति का नाम साफ हो सके और उसका छोटा बेटा गर्व से बड़ा हो सके। यह वैन को एक समझदारी भरी योजना लगती है और विधवा की मदद करने के लिए दोस्तों बेन जॉनसन, रोड टेलर, 2 छोटे लड़कों का एक समूह बनाता है। उनका भुगतान $50,000 का इनाम होगा। हालांकि फिल्म के अंत में वे इसे भी छोड़ देते हैं। फिल्म में बहुत सारा एक्शन है, भयंकर गोलीबारी और ऐसी अन्य चीज़ें हैं, लेकिन फिल्म का मुख्य आकर्षण कैंप फायर के दृश्य हैं, जो एक दूसरे को अपनी मानवता के बारे में बात करते हैं। वैन का चरित्र हमारे आश्चर्य की बात नहीं है। युद्ध में वीर, शांति में समय में महान, पुराने नैतिक नियमों का पालन करने वाला निकलता है। यहाँ पर बर्ट कैनेडी का दृश्य रणनीति सामने आती है। उनकी सामग्री उन्होंने फिल्म में लिखी 1973 में रिलीज हुई वेस्टर्न के संदर्भ में थोड़ी पुरानी है। 1950 के दशक में पश्चिमी नायकों की नैतिकता प्रेरणा फैशन में थी, खासकर उन फिल्मों में जहाँ जॉन फोर्ड ने
वैन को निर्देशित किया था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 1973 में किसी भी वेस्टर्न में कथन का कोई भी विवरण घसा-पीटा नहीं लगता है, इसलिए केनेडी ने समझदारी से दृश्य अव्यवस्था के हर निशान को ख़त्म करने का फैसला किया और अपनी फिल्म को लगभग अमूर्त स्पष्टता के साथ शूट किया। उदाहरण के लिए फिल्म की शुरुआत में शहर में दो कठोर संरचनाएं, एक रेल रोड ट्रैक को क्षितिज पर एक पहाड़ शामिल है। यहाँ तक कि रेल रोड क्रॉसिंग का भी कोई संकेत भी नहीं है। शहर के बाहर निकलने के बाद पात क्षितिज साफ प्राकृतिक रेखाओं का परिदृश्य में रहते हैं। केनेडी सैल्यूट शूट्स के लिए जाना जाती है, जैसे ही मैंने उल्लेख किया है। आकृतियों की सावधानीपूर्वक आकस्मिक व्यवस्था के लिए हमें सुमरई फिल्म में पाते हैं जापानी पश्चिमी। इसका नतीजा एक ऐसी फिल्म है जो जैन भगवान के रहस्य को अलग करती है और उसे आवश्यक सादगी और सीधेपन से घेरती है। ये बहुत बुरा है कि कथानक का पैमाना पात्रों के पैमाने के लिए छोटा है, और यह भी बुरा है कि केनेडी अंत में विडंबनापूर्ण मूड में आ गया, लेकिन वह जॉन की अच्छी तरह से समझ जाता है। उसके लिए जितना भी प्रेम है मूवी में साफ साफ दिखाई देता है। डायरेक्टर और एक्टर के बीच का कोरिलेशन भी काफ़ी शानदार है। मूवी का बजट था मात्र $2.6 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $3.5 मिलियन का व्यापार किया। इसकी जो मूवी की लेंथ थी वो थी 52 मिनट। रिलीज की तारीख थी 7 फरवरी 1973। मूवी को विद्वान प्रेक्षक द्वारा किया गया था। उत्पादन बजट बैड जॉक प्रोडक्शन द्वारा था। संदिग्ध डोमिनिक फ्रंटियर द्वारा था। संपादन फ्रैंक सेंटलो और छायांकन विलियम एस्टर द्वारा दिया गया था। स्वागत। शिकागो सन टाइम्स रोजर एबर्ट ने फिल्म को 4 में से 3 स्टार दिए और काफ़ी अच्छी शांत और कामचलाऊ तरीके से फिल्म को आभार जताया। 6 समीक्षकों के आधार पर फिल्म को रोटन टोमेटोज़ पर 33% का स्कोर प्राप्त हुआ, जो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा शानदार बात भी है। जॉन वेन ने इस मूवी में लॉन की भूमिका निभाई है। एन मार्गेट लिली के रूप में काम कर रहे हैं। रोटेल ग्रेडी के रूप में है। बेन जैनसन के रूप में है। क्रिस्टोफर जॉर्ज कैलिहोन और बॉबी विंडम बेन यंग की भूमिका में अपना किरदार निभाते हैं। गैरी गैटन, सैम टर्नर, पिंक सर्टी का भूमिका में भी। बर्ट केनेडी की द ट्रेन रोबर्स एक बहुत ही रोचक वेस्टर्न है। जितना आप इसके बारे में सोचते हैं, यह उतना ही रोचक होता जाता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या कभी कोई ऐसा वेस्टर्न रहा है जो दृश्य के रूप से इतना अव्यवस्थित ना हो। अधिकांश क्रियाकलाप डुरंगो मैक्सिको के आसपास ऊंचे रेगिस्तान में होते हैं, और केनेडी स्वच्छ नीले आसमान, नक्शीदारी सफ़ेद रेत के टीलों और परिदृश्य के खिलाफ व्यवस्थित मानव आकृतियों के लिए इतने स्वादिष्ट रचनाओं में जाते हैं कि हमें सुमराई नाटकों की याद आ जाती है। अरे चलो, अब तक आप शायद सोच रहे होंगे कि दृश्य रचनाओं के बारे में यह सब बकवास क्या है। ये जॉन वॉन की वेस्टर्न है, यह अच्छी है या नहीं? खैर हाँ, यह काफ़ी अच्छी एक शांत काम चलाऊ तरीके से, हालांकि अंत में एक अतरंग मोड़ है जो अनावश्यक रूप से आगे बढ़ो। वे रात में आगे बढ़ते हैं और यह खुशी की वेन बच्चों को खतरे में नहीं डालना चाहता, और चूँकि यह दृश्य जॉन वेन निभा रहा है, इसलिए हम कभी यह महसूस नहीं रुकते कि ऐसा दृश्य और ऐसे संवाद किसी अन्य संदर्भ में हास्यास्पद रूप से संभव होगा। अगर स्टीव मैकलिन या पालू न्यूमैन या रॉबर्ट मेचम स्वाद करने की कोशिश करते हैं तो दर्शकों चिल्ला उठते हैं। केवल वह ही पश्चिमी फिल्मों में नैतिकता को विश्वसनीय बना सकते हैं। नई पश्चिमी फिल्म सैम पेकिनपहा, सर्जियो लियोन व उनके अनुकरणकर्ताओं द्वारा फिल्माई गई पश्चिम अराजकता पर पीड़न और नियमित रक्तपान का स्थान है। ऐसे लोग होना ही चाहिए। वैन के अलावा कोई भी अभिनेता नहीं बचा जो सभी पश्चिमी नायक होने का दिखावा कर सके। क्या मैं यह सब बनना रहा हूँ या एक पल के लिए सोचे। द ट्रेन रोबर्स में वैन का किरदार एक विधवा जो कुछ सोना वापस पाने में मदद करने के लिए सहमत है, जिसके पति ने कुछ साल पहले चुराया था। वह सोना रेल मार्ग को वापस करना चाहती है जहां उसे चुराया गया था, ताकि उसके पति का नाम साफ हो सके और उसका छोटा बेटा गर्व से बड़ा हो सके। यह वैन को एक समझदारी भरी योजना लगती है और विधवा की मदद करने के लिए दोस्तों बेन जॉनसन, रॉड टेलर, 2 छोटे लड़कों का एक समूह बनाता है। उनका भुगतान $50,000 का इनाम होगा। हालांकि फिल्म के अंत में वे इसे भी छोड़ देते हैं। फिल्म में बहुत सारा एक्शन है, भयंकर गोलीबारी और ऐसी अन्य चीज़ें हैं, लेकिन फिल्म का मुख्य आकर्षण कैंप फायर के दृश्य है, जो एक दूसरे को अपनी मानवता
के बारे में बात करते हैं। वैन का चरित्र हमारे आश्चर्य की बात नहीं है। युद्ध में वीर, शांति में, समय में महान, पुराने नैतिक नियमों का पालन करने वाला निकलता है। यहाँ पर बर्ट कैनेडी का दृश्य रणनीति सामने आती है। उनकी सामग्री उन्होंने फिल्म में लिखी 1973 में रिलीज हुई वेस्टर्न के संदर्भ में थोड़ी पुरानी है। 1950 के दशक में पश्चिमी नायकों की नैतिकता प्रेरणा फैशन में थी, खासकर उन फिल्मों में जहाँ जॉन फोर्ड ने वैन को निर्देशित किया था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। 1973 में किसी भी वेस्टर्न में कथन का कोई भी विवरण घसा पीटा नहीं लगता है। इसलिए कैनेडी ने समझदारी से दृश्य अव्यवस्था के हर निशान को ख़त्म करने का फैसला किया और अपनी फिल्म को लगभग मूर्त स्पष्टता के साथ शूट किया। उदाहरण के लिए फिल्म की शुरुआत में शहर में दो कठोर संरचनाएं, एक रेल रोड ट्रैक को क्षितिज पर एक पहाड़ शामिल है। यहाँ तक कि रेल रोड क्रॉसिंग का भी कोई संकेत भी नहीं है। शहर के बाहर निकलने के बाद पाथ क्षितिज साफ प्राकृतिक रेखाओं का परिदृश्य में रहते हैं। कैनेडी सैल्यूट शूट्स के लिए जाना जाती है, जैसे ही मैंने उल्लेख किया है। आकृतियों की सावधानीपूर्वक आकस्मिक व्यवस्था के लिए हमें सुमरई फिल्म में पाते हैं जापानी पश्चिमी। इसका नतीजा एक ऐसी फिल्म है जो जैन भगवान के रहस्य को अलग करती है और उसे आवश्यक सादगी और सीधेपन से घेरती है। ये बहुत बुरा है कि कथानक का पैमाना पात्रों के पैमाने के लिए छोटा है और यह भी बुरा है कि कैनेडी अंत में विडंबनापूर्ण मूड में आ गया, लेकिन वह जॉन की अच्छी तरह से समझ जाता है। उसके लिए जितना भी प्रेम है मूवी में साफ साफ दिखाई देता है। डायरेक्टर और एक्टर के बीच का कोरिलेशन भी काफ़ी शानदार है। मूवी का बजट था मात्र $2.6 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $3.5 मिलियन का व्यापार किया। इसकी जो मूवी की लेंथ थी वो थी 52 मिनट। रिलीज की तारीख थी 7 फरवरी 1973। मूवी को विद्वान प्रेक्षक द्वारा किया गया था। उत्पादन बजट बैड जॉक प्रोडक्शन द्वारा था। संदिग्ध डोमिनिक फ्रंटियर द्वारा था। संपादन फ्रैंक सेंटलो और छायांकन विलियम एस्टर द्वारा दिया गया था। स्वागत। शिकागो सन टाइम्स रोजर एबर्ट ने फिल्म को 4 में से 3 स्टार दिए और काफ़ी अच्छी, शांत और कामचलाऊ तरीके से फिल्म को आभार जताया। 6 समीक्षकों के आधार पर फिल्म को रोटन टोमेटो पर 33% का स्कोर प्राप्त हुआ, जो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा शानदार बात भी है। जॉन वेन ने इस मूवी में लॉन की भूमिका निभाई है। एन मार्गेट लिली के रूप में काम कर रहे हैं। रोटेल ग्रेडी के रूप में है। बेन जैनसन के रूप में है। क्रिस्टोफर जॉर्ज कैलीहून और बॉबी विंडम बेन यंग की भूमिका में अपना किरदार निभाते हैं। गैरी गैटन, सैम टर्नर, पिंक सर्टी का भूमिका में भी। बर्ट कैनेडी की द ट्रेन रॉबर्स एक बहुत ही रोचक वेस्टर्न है। जितना आप इसके बारे में सोचते हैं, यह उतना ही रोचक होता जाता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या कभी कोई ऐसा वेस्टर्न रहा है जो दृश्य के रूप से इतना अव्यवस्थित ना हो। अधिकांश क्रियाकलाप डुरंगो मैक्सिको के आसपास ऊंचे रेगिस्तान में होते हैं और कैनेडी स्वच्छ नीले आसमान, नक्शीदारी सफ़ेद रेत के टीलों और परिदृश्य के खिलाफ व्यवस्थित मानव आकृतियों के लिए इतने स्वादिष्ट रचनाओं में जाते हैं कि हमें सुमराई नाटकों की याद आ जाती है। अरे चलो, अब तक आप शायद सोच रहे होंगे कि दृश्य रचनाओं के बारे में यह सब बकवास क्या है। ये जॉन वॉन की वेस्टर्न है, यह अच्छी है या नहीं? खैर हाँ, यह काफ़ी अच्छी, एक शांत काम चलाऊ तरीके से, हालांकि अंत में कतरंग मोड़ है जो अनावश्यक रूप से आगे बढ़ो। वे रात में आगे बढ़ते हैं और यह खुशी की वेन बच्चों को खतरे में नहीं डालना चाहता, और चूँकि यह दृश्य जॉन वेन निभा रहा है, इसलिए हम कभी यह महसूस नहीं रुकते कि ऐसा दृश्य और ऐसे संवाद किसी अन्य संदर्भ में हास्यास्पद रूप से संभव होगा। अगर स्टीव मैकलिन या पालू न्यूमैन या रॉबर्ट मेचम स्वाद करने की कोशिश करते हैं तो दर्शकों चिल्ला उठते हैं। केवल वह नहीं पश्चिमी फिल्मों में नैतिकता को विश्वसनीय बना सकते हैं। नई पश्चिमी फिल्म सैम पेकिनपहा, सर्जियो लियोन व उनके अनुकरणकर्ताओं द्वारा फिल्माई गई पश्चिम अराजकता पर पीड़न और नियमित रक्तपान का स्थान है। ऐसे लोग होना ही चाहिए। वैन के अलावा कोई भी अभिनेता नहीं बचा जो सभी पश्चिमी नायक होने का दिखावा कर सके। क्या मैं यह सब बनना रहा हूँ या एक पल के लिए सोचे। द ट्रेन रॉबर्स में वैन का किरदार एक विधवा जो कुछ सोना वापस पाने में मदद करने के लिए सहमत है, जिसके पति ने कुछ साल पहले चुराया था। वह सोना रेल मार्ग को वापस करना चाहती है जहां उसे चुराया गया था, ताकि उसके पति का नाम साफ हो सके
और उसका छोटा बेटा गर्व से बड़ा हो सके। यह वैन को एक समझदारी भरी योजना लगती है और विधवा की मदद करने के लिए दोस्तों बेन जॉनसन, रॉड टेलर, 2 छोटे लड़कों का एक समूह बनाता है। उनका भुगतान $50,000 का इनाम होगा। हालांकि फिल्म के अंत में वे इसे भी छोड़ देते हैं। फिल्म में बहुत सारा एक्शन है, भयंकर गोलीबारी और ऐसी अन्य चीज़ें हैं, लेकिन फिल्म का मुख्य आकर्षण कैंप फायर के दृश्य है, जो एक बात एक दूसरे को अपनी मानवता के बारे में बात करते हैं। वैन का चरित्र हमारे आश्चर्य की बात नहीं है। युद्ध में वीर, शांति में, समय में महान, पुराने नैतिक नियमों का पालन करने वाला निकलता है। यहाँ पर बर्ट कैनेडी का दृश्य रणनीति सामने आती है। उनकी सामग्री उन्होंने फिल्म में लिखी 1973 में रिलीज हुई वेस्टर्न के संदर्भ में थोड़ी पुरानी है। 1950 के दशक में पश्चिमी नायकों की नैतिकता प्रेरणा फैशन में थी, खासकर उन फिल्मों में जहाँ जॉन फोर्ड ने वैन को निर्देशित किया था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। 1973 में किसी भी वेस्टर्न में कथन का कोई भी विवरण घसा पिटा नहीं लगता है। इसलिए कैनेडी ने समझदारी से दृश्य अव्यवस्था के हर निशान को ख़त्म करने का फैसला किया और अपनी फिल्म को लगभग अमूर्त स्पष्टता के साथ शूट किया। उदाहरण के लिए फिल्म की शुरुआत में शहर में 2 कठोर संरचनाएं, एक रेल रोड ट्रैक को क्षितिज पर एक पहाड़ शामिल है। यहाँ तक कि रेल रोड क्रॉसिंग का भी कोई संकेत भी नहीं है। शहर के बाहर निकलने के बाद पात क्षितिज साफ प्राकृतिक रेखाओं का परिदृश्य में रहते हैं। कैनेडी सैल्यूट शूट्स के लिए जाना जाती है, जैसे ही मैंने उल्लेख किया है। आकृतियों की सावधानीपूर्वक आकस्मिक व्यवस्था के लिए हमें सुमरई फिल्म में पाते हैं जापानी पक्ष में। इसका नतीजा एक ऐसी फिल्म है जो जैन विज्ञान के रहस्य को अलग करती है और उसे आवश्यक सादगी और सीधेपन से घेरती है। ये बहुत बुरा है कि कथानक का पैमाना पात्रों के पैमाने के लिए छोटा है, और यह भी बुरा है कि कैनेडी अंत में विडंबनापूर्ण मूड में आ गया, लेकिन वह जॉन की अच्छी तरह से समझ जाता है। उसके लिए जितना भी प्रेम है मूवी में साफ साफ दिखाई देता है। डायरेक्टर और एक्टर के बीच का कोरिलेशन भी काफ़ी शानदार है। मूवी का बजट था मात्र $2.6 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $3.5 मिलियन का व्यापार किया। इसकी जो मूवी की लेंथ थी वो थी 52 मिनट। रिलीज की तारीख थी 7 फरवरी 1973। मूवी को विद्वान प्रेक्षक द्वारा किया गया था। उत्पादन बजट बैड जोक प्रोडक्शन द्वारा था। संदिग्ध डोमिनिक फ्रंटियर द्वारा था। संपादन फ्रैंक सेंटलो और छायांकन विलियम एस्टर द्वारा दिया गया था। स्वागत। शिकागो सन टाइम्स रोजर एबर्ट ने फिल्म को 4 में से 3 स्टार दिए और काफ़ी अच्छी, शांत और कामचलाऊ तरीके से फिल्म को आभार जताया। 6 समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को रोटन टोमेटोज़ पर 33% का स्कोर प्राप्त हुआ, जो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा शानदार बात भी है। जॉन वेन ने इस मूवी में लॉन की भूमिका निभाई है। एन मार्गेट लिली के रूप में काम कर रहे हैं। रॉड टेलर ग्रैडी के रूप में है। बेन जॉनसन के रूप में है। क्रिस्टोफर जॉर्ज कैलिहून और बॉबी विंडम बेन यंग की भूमिका में अपना किरदार निभाते हैं। गैरी गैटन, सैम टर्नर, पिंक सर्टी का भूमिका में भी।